Done. Good evening to all of you. Good evening. हाँ जी, सो वन थिंग दैट पहले मैंने आपकी क्लास का टाइमिंग्स मॉर्निंग में रखा था, लेकिन मेरे नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाता है। तो इस वजह से व्हाट आई विल बी डूइंग इज आपकी क्लास का टाइमिंग इवनिंग में रहेगा। अब इवनिंग में बहुत सारे बच्चों के इनपुट्स आए थे, तो मैक्सिमम मैं ये कर सकती हूँ कि 4 बजे रख सकती हूँ आपकी क्लास। ये चलेगा आपको? बहुत सारे बच्चे 4 बजे बोल रहे थे रात को। रात को फिर वही बात हो गई, 4 बजे। अरे कौन सा टाइम सबको सही लगता है? 9 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा। 9 बजे बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि 10:30 बजे तक फिर बैठना पड़ेगा। एक्चुअली पता है, पिछले कुछ दिनों से आई एम कॉन्स्टेंटली हैविंग फीवर। पुराना 1:30 बजे नहीं कर सकती, पुराना 2 बजे कर दूँ? पुराने टाइम में सबको 2 बजे ठीक रहेगा? ठीक है। तो एक तो प्रीवियस ईयर की क्लास रहती है मेरी 11:30 टू 12:30। उसके बाद मैं थोड़ा 1.5 घंटे का गैप लूँगी, बिकॉज़ लंच वगैरह करना होता है। एंड पिछले कुछ दिनों से क्योंकि टाइम इतना रहता था, मुझे लंच करने का ढंग से टाइम नहीं मिलता था। बीच में 5-10 मिनट मिलते थे, और उन्हीं 5-10 मिनट में सीधा खाने के बाद में मुझे क्लास लेनी पड़ती थी। तो आई थिंक ये भी काफ़ी सही चीज़ नहीं है, तो इसीलिए ठीक है। तो आज हाँ, फिक्स मैं कर दूँगी, और 2 बजे मैं रख देती हूँ। पहले मैं सोच रही थी मैं शाम को रख दूँ, लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों को 2 बजे ठीक लगता है। अगर 2 का ढाई चलेगा आपको? 2:30 से लेकर 4 बजे तक, ये चलेगा टाइम? रजत, 2 का ढाई नहीं चलेगा? ओके। एक्चुअली पता है क्या है, अ, थोड़ा डिले, और कितना डिले होगा? देखो, मैं सुबह नहीं ले सकती, क्योंकि सुबह आई नीड प्रॉपर स्लीप। मेरा इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, एंड विद इम्यूनिटी प्रॉब्लम क्योरेबल नहीं है ये डिजीज। 2 to 4, 2 घंटे की क्लास तो मैं वैसे ही नहीं लेने वाली, तो 1.5 घंटे की क्लास रहा करेगी। ठीक है। करंट का भी आएगा, हाँ, करंट अफेयर्स का कोर्स आएगा, तो ऐसे होगा कि जैसे 2:30 से 4 बजे तक है, तो फिर 4:30 से मैक्सिमम 6 बजे तक रहेगी क्लास, करंट अफेयर्स की जो रहेगी। क्योंकि अब से जो भी क्लासेस फ्यूचर में आएंगी मेरी, सभी 1.5 घंटे की होंगी। मैं 2 घंटे नहीं बैठ सकती, बहुत मतलब दिक्कत होती है इसमें। ठीक है। 2 से 4 बस किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जब सब आंसर राइटिंग के वक्त तक के प्रॉब्लम है। ओके, 3:30 कर दो। ठीक है। नहीं, 2:15 नहीं हो सकता है आयुष्मान, इट कैन नॉट बी 2:15 पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बीच में इस तरीके से टाइम रखना, कोई क्लास ऐसे शुरू करता है 2:15 बजे की क्लास हो, या इस हिसाब से कोई नहीं करता ना। हाँ, या तो वो 2 बजे की होती है, 2:30 बजे की, इस टाइप से होती है। ठीक है। 2:15 का तो ज़्यादा ही हो गया। हाँ, क्योंकि यार पहले मैं ना सोच रही थी कि मॉर्निंग में मेरा काम खत्म हो जाया करेगा, आई गेट सफिशिएंट टाइम, लेकिन मॉर्निंग में फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एग्जॉस्टेड रहती थी और पढ़ा नहीं पाती थी ज़्यादा। ठीक है। तो इस वजह से सही तो था, लेकिन मेरे साथ क्या होता था, आप लोगों की 8 बजे क्लास है, मैं 7:30 बजे उठी हूँ, सीधा ब्रश किया, और उसके बाद में पानी पिया, एंड डायरेक्टली बैठी। उसके बाद डायरेक्ट क्लासेस लेकर के 1 बजे उठती थी। तो आप ये सोचो कि सुबह 7, 7:30 उठ कर के रात 1 बजे तक डायरेक्ट काम किया, फिर खाना नहीं है, उसमें ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है, और क्लास के बीच में खाना अच्छा नहीं लगता, मतलब थोड़ा बहुत, तो ये दिक्कत रहती है। हाँ, अक्टूबर का जो बैच है,
अक्टूबर बैच की तो बिकॉज अभी बहुत लिमिटेड क्लासेस है ना आयुष्मान, तो विद दैट बैच थोड़ा डिफरेंट रहेगा, मतलब क्योंकि इस बैच की टाइमिंग्स एक रखनी ज़रूरी है। उस बैच की तो फिर भी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, ठीक है। उसकी तो शाम को ही मैं रखूँगी, नो मैटर व्हाट। पूरा चला गया अर्ली मॉर्निंग क्लास। हाँ, आंसर राइटिंग में आप लोग फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। आपका ये फर्स्ट क्लास है रियासत, आप हिंदी में कर रहे हैं फॉलो कि इंग्लिश में प्रेफर करेंगे? करंट अफेयर कब से स्टार्ट हो रहा है? करंट अफेयर की स्टार्टिंग का प्रॉब्लम ये है कि करंट अफेयर का मामला सब कुछ सेट है, ठीक है। हिंदी में प्रेफर करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको बैच नंबर 7 का मैं ग्रुप लिंक दूंगी रियासत, यहाँ पर आप बैच नंबर 7 ज्वाइन कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू कीजिएगा अपनी देखनी, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स देखो इम्पॉर्टेंट रहती हैं, और जो बच्चे 3 से ज़्यादा क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, आई जस्ट सजेस्ट देम, देखो 6 से 7 घंटे या मैक्सिमम 7 से 8 घंटे, इससे ज़्यादा पढ़ाई मत करना। क्योंकि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको कितना भी समझ में आ रहा हो, डेटा रिटेंशन में प्रॉब्लम होगी। बैलेंस वे ऑफ लाइफ लेकर के चलो, वरना मेरी तरह यू विल सफर अ लॉट, ठीक है। आई हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस ओनली। मैंने शुरुआत में जब यूपीएससी, आई वाज नेवर सिक, पता है, इन माय लाइफ मैं बचपन से कभी भी बीमार नहीं रही हूँ, लेकिन द मोमेंट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, मैं बीमार पड़ने लग गई। उसके बाद से मुझे लगातार 3 डिजीजेज आई फेस्ड, और पढ़ाना शुरू करने से पहले ही 3 डिजीजेस हो चुके थे, बिकॉज पढ़ाई पहले कुछ और था, फिर एक तो इनक्योरेबल है, दूसरा फिर ट्यूबरक्लोसिस हुआ, तीसरा ट्यूबरक्लोसिस तो ठीक हो गया, लेकिन वो जो एक चीज़ है, वो एक इम्यूनिटी वाला जो इशू है, वो दिक्कत करता है, क्योंकि इट इज़ इनक्योरेबल। तो ये दिक्कत रहती है। तो बैलेंस वे ऑफ लाइफ रखिए, 7 से 8 घंटे इज इनफ। धीरे धीरे करके पेशेंटली सब कुछ कवर हो जाएगा। 2 ही महीनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके सोचोगे अगर ये सब करने का, तो भूल जाओगे आधे से ज़्यादा चीज़ें, क्लैरिटी नहीं होगी। तो फाइनली जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो डिफिकल्टी होगी आपको, आंसर सही आते हुए भी गलत कराओगे, क्योंकि हल्की माइन्यूट सी क्लैरिटी होती है, ठीक है। ओके, करंट करना है आपको। हाँ, करंट के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, करंट का सारा काम हुआ हुआ है। करंट इन लोगों ने लॉन्च इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने डेमो बना करके नहीं दिया है। एक अलग से डेमो बनाना होता है उसका, और मेरी तबीयत की वजह से मैं डेमो ही नहीं बना पा रही हूँ, दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, किसी ने ऐसे किया था, तो जो भी कर रहे हैं आई एम जस्ट टेलिंग, 6 से 7 ईयर, मैक्सिमम 8 घंटे, इससे ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। यूपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा है कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि 10 से 12 घंटे, 15 घंटे हमने पढ़ाई की, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी। मैंने किया है 15-15 घंटे। 15 घंटे पता है कैसे किया था? सुबह उठती थी, पढ़ना शुरू किया, खाते-पीते टाइम भी पढ़ रही हूँ, रात के 12-1 बजे तक, जब तक सोने ही जाती तब तक पढ़ ही रही हूँ बैठ करके। सो दिस हैज़ अफेक्टेड मी अ लॉट। इन द लॉन्ग रन मुझे जो सभी प्रॉब्लम्स हुई, वो इसी वजह से मुझे लगता है हुई होंगी। क्योंकि एक माइंड भी होता है आपका, अगर आप बाहर जाते हो तो माइंड फ्रेश होता है, और ज़्यादा आपको यू विल फील हैप्पी, ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर पाते हो। तो बैलेंस वे ऑफ लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नहीं, प्लीज़ अब ऐसे मत बोलो एक दूसरे को, ठीक है। अब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स जल्दी स्टार्ट होगा, लड़ाई नहीं करनी है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट से शुरू करेंगे। कहाँ तक कवर किया था हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जल्दी से बताइए, कहाँ तक किया था? कहाँ तक किया था? अब किसी ने इस चीज़ पे दोबारा बात की, मैं ब्लॉक कर दूंगी यहाँ से, ठीक है। तो डू नॉट आंसर ईच अदर। लड़ना है अपना सेपरेटली लड़ो, कमेंट सेक्शन में नहीं लड़ोगे आप लोग, थोड़ा सा दिखाइए, ठीक है। कल वाली क्लास नहीं, कल वाली क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन में कंटिन्यू होगी उमंग। यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल थॉट कौटिल्य से शुरू करना था हमको, यस, दंड शास्त्र। तो आज हम कौटिल्य से शुरू करेंगे। तो कौटिल्य देखो इजी टॉपिक है, सब मैकियावेली के बारे में जानते ही हैं। मैकियावेली जैसे रियलिस्ट थे, वैसे ही कौटिल्य भी रियलिस्ट हैं।
तो कौटिल्य ने बुक लिखी है अपनी धर्मशास्त्र, नहीं धर्मशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र, सॉरी। कौटिल्य की बुक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, दिस बुक ये दंड शास्त्र की ट्रेडिशन से ही बिलोंग करती है। इसमें स्टेट क्राफ्ट को लेकर के मेन काम किया गया है। तो हमें तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है। कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है कि पहले अगर धर्म सेंटर पे था तो आज भी धर्म फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि धर्म को ऑल टुगेदर एक बार में ही आपने बोल दिया कि धर्म इम्पोर्टेंट नहीं है। धर्म भी रहेगा, एट द सेम टाइम दंड भी रहेगा, लेकिन सेंटर में अब यहाँ पर दंड आ जाएगा, ठीक है, और धर्म जो होगा पेरीफेरी पे रहेगा। मतलब थोड़ा बहुत बात हुआ करेगी धर्म की भी इसके अंदर कि राजा का क्या धर्म है, इस टाइप से। तो हम देखेंगे कि मनुस्मृति में जो मनु ने अपने आइडियाज दिए थे, वो आइडियाज कौटिल्य के आइडियाज के साथ में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मैच खाएंगे, ठीक है, क्योंकि मनुस्मृति में भी बात की गई थी धर्म की और दंड दोनों की, ऐसे ही कौटिल्य में भी धर्म और दंड दोनों की बात की जाएगी, बस सेंटर में कोई और चीज होगी, ये फर्क है। तो कौटिल्य अपना जो स्टेट क्राफ्ट का जो इनका जितनी भी एडवाइसेस हैं इन्होंने दी हैं राजा को कि क्या करना चाहिए, कैसे अपनी पावर को एक्सपैंड करना है, उसको बुक में लिखा है अर्थशास्त्र बुक में। अर्थ का क्या मतलब होता है? देखो, अर्थ का रिलेशन होता है इकोनॉमी से। अर्थव्यवस्था सुना है आपने, हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था वर्ड। अर्थव्यवस्था वर्ड का मतलब होता है इकोनॉमी से रिलेटेड। तो इकोनॉमी से यानी पैसे से रिलेटेड, पैसा मतलब मटेरियल थिंग, तो यहाँ पर मटेरियल वेलबींग से रिलेटेड कौटिल्य ने बात की है। मटेरियलिस्टिक थिंग से रिलेटेड, ठीक है, मटेरियलिस्टिक वेलबींग यानी उस टाइम पे, आज तो देखो पैसा है इंपॉर्टेंट, उस टाइम पे लैंड इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। हम एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं जब एग्रीकल्चर प्रेवलेंट होगा। तो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग कौटिल्य ने ये बोला है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है राजा का, वो होता है कि उसको अपनी प्रजा का मटेरियल वेलबींग सिक्योर करके रखना है। मतलब प्रजा को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इकोनॉमी वाइज प्रजा के पास में पैसा रहे, प्रजा के पास में रिसोर्सेज रहें, भुखमरी ना हो, ठीक है, खाने पीने के सारे चीजें उनके पास में रहे, ठीक है। तो मटेरियल वेलबींग के बारे में अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है कि सबसे ज्यादा जो सुप्रीम चीज है, सबसे ज्यादा जो ऊपर होता है, वो मटेरियल वेलबींग होता है। क्योंकि जितने भी गोल्स आप लेते हो, 4 गोल्स ऑफ लाइफ हमने देखे थे धर्मशास्त्र में, अगर आपको याद होगा, देर आर 4 गोल्स ऑफ लाइफ, पुरुषार्थ था जिसको बोलते हैं 4 गोल्स ऑफ लाइफ। पहला था, कौन कौन से गोल्स थे, यस बताइए, कौन कौन से गोल्स थे? तो वो तो, हाँ, धर्म, यस, अर्थ, काम एंड मोक्ष। मोक्ष, तो दिस इज सेंसुअल प्लेजर से रिलेटेड, ठीक है। अर्थ इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक, धर्म इज रिलेटेड टू लॉ रिलेटेड, ठीक है, लॉ और पॉलिटी वाइज, मोक्ष इज रिलेटेड टू निर्वाणा और ये सब चीजें, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो अर्थ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में ये बोला गया कि हमको अगर अचीव करना है धर्म को, काम, मोक्ष, इन सभी गोल्स को, तो उसके लिए मटेरियल वेलबींग रिक्वायर्ड है। मतलब लैंड होनी चाहिए, और मटेरियल वेलबींग उस टाइम पे लैंड ही थी, क्योंकि लैंड के थ्रू, एक जमीन के थ्रू आप एंशियंट टाइम में लोगों की जो लोग जैसे भी लाइफ जी रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उसकी मेंटेन कर सकते थे। जैसे आज के टाइम पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए स्टेट काम करता है कि लोगों के पास में सैलरी अच्छी रहे एनुअली, जैसे मान लो अभी 60,000 रुपीज मिनिमम से मिनिमम एनुअली किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा भी मतलब लोगों के धीरे धीरे सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा, इस तरीके से। तो है तो वही सेम बात, लेकिन बस पैसे की जगह पे लैंड है एंशियंट टाइम्स में। तो अर्थशास्त्र का इसीलिए मेन आइडिया यही था कि लैंड को एक्वायर कैसे करना है। और ये एक्सपेंशनिस्ट, जैसे मैकियावेली एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते थे कि एक्सपैंड करना चाहिए एक कंट्री को, वैसे ही कौटिल्य भी बोलेंगे।
तो जो सबसे पहली लैंड एक्वायर करनी है, कौटिल्य का कहना था कि अपने नेबर की लैंड को एक्वायर करना चाहिए, नेबर की लैंड को, ठीक है, जो भी नेबर्स हैं उनकी लैंड को एक्वायर, पड़ोसी की। तो इस हिसाब से अगर बीच में हमारा इंडिया आ जाता है, इंडिया को सेंटर में लेते हैं, तो यहाँ पे आया चाइना एंड इधर आता है पाकिस्तान। तो इनका कहना था कि आपका जो डायरेक्ट एनिमी है वो है आपके नेबर्स डायरेक्टली, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर लैंड एक्सपैंड नहीं की तो वो एक्सपैंड कर लेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि चाइना ने एक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश जैसे जो हमारे ये जो एरियाज हैं इस पे क्लेम करता है चाइना कि ये चाइना का पार्ट है। ऐसे ही पाकिस्तान भी एक्सपैंड करता है, पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान हो गया, इनफैक्ट पूरा कश्मीर पाकिस्तान बोलता है, और सियाचिन वाला इशू हो गया, और सर क्रीक वाला इशू हो गया गुजरात के पास में। ये 3 जगह हैं जहाँ पे पाकिस्तान अपने अंडर मानता है इसको। तो यही बोलते हैं कि जो नेबर्स होते हैं, कौटिल्य का कहना है कि जो आपके पड़ोसी होते हैं वो आपके नेचुरली एनिमीज होते हैं। इसीलिए नेबर्स के साथ में जो हमारे रिलेशंस होंगे वो हमेशा रिलेशंस ऑफ वॉर होगा, मतलब आपको इनके साथ में हमेशा वॉर ही लड़नी पड़ेगी, पीस का रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है, रिलेशंस ऑफ वॉर रहेगा यहाँ पर। अब बारी आती है इसमें कि अगर ऐसा है तो अर्थशास्त्र में ये बताया गया है, जैसे एक और है, चाइना के भी एक स्ट्रैटेजिस्ट थे, जैसे हमारे यहाँ पे कौटिल्य है ना, ऐसे ही चाइना में भी एक थे सुनजू। सुनजू नामक एक स्ट्रैटेजिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रैटेजी बताई थी कि चाइना को कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो उनकी बुक है आर्ट ऑफ वॉर, कि वॉर लड़नी है क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। इसी में गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में बताया गया है। व्हाट इज दिस गुरिल्ला वॉरफेयर? गुरिल्ला वॉरफेयर में होता है कि जब आपका एनिमी रेस्ट कर रहा होता है तब आप अटैक करते हो उस पर, और जब वो अटैक करते हो तो उससे उनका नुकसान ज़्यादा होता है, वो रिटेलिएट नहीं कर सकते, अपने आप को, आपका नुकसान नहीं करेंगे, अपने आप को बचा नहीं पाते हैं उस सिचुएशन में, सबसे ज़्यादा नुकसान एनिमी का होता है। और जब लगे कि अब जो एनिमीज है आपके जिन पे अटैक किया आपने, मान लो उन्होंने अब सभी अपने हथियार जहाँ रखे थे, दे गेट एक्सेस टू दोज वेपन्स, और आपसे अब लड़ाई करने के लिए आते हैं, तो तब भाग जाओ। इससे होगा क्या कि आपका तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आप तो भाग गए अटैक करके, सबसे ज्यादा डैमेज किसका हुआ? उनका डैमेज हुआ। तो जब वो सो रहे होते हैं या जब खाना खा रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तब ऐसा करो। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक है, ये सुनजू ने बताई थी आर्ट ऑफ वॉर में। तो कौटिल्य जैसे ही है, तो हम देखते हैं कि ईस्ट में स्पेशली चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पर आर्ट ऑफ वॉर के बारे में डील किया गया है। तो ऐसे ही कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी वॉर से रिलेटेड, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से रिलेटेड कि क्या करना चाहिए, कैसे फाइट करनी चाहिए, इन सब से रिलेटेड कौन कौन से आप मेथड फॉलो कर सकते हो, जैसे साम दाम दंड भेद, आप सब अप्लाई कर सकते हो अपनी जीत हासिल करने के लिए, ठीक है। तो ये सभी आइडियाज हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अर्थशास्त्र में हमको बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिलता है, वो बताते हैं कि पावर को कैसे बैलेंस रखना है कि सामने वाला आपके ऊपर अटैक ना कर पाए, आप बैलेंस बना के रखिए, ठीक है, मतलब संधि कीजिए, दूसरों के साथ ट्रीटी या अग्रीमेंट साइन कीजिए, जिससे कि अगर दूसरे सामने वाला स्टेट है, मान लो अभी चाइना है, चाइना हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है इस टाइम पे, तो आप अग्रीमेंट करो, जैसे यूएसए के साथ में, जापान के साथ में हम अग्रीमेंट करेगा अगर इंडिया, तो चाइना से आगे निकल जाएगा अब इसमें, है ना, तो फिर चाइना चैलेंज नहीं कर सकता। सो दिस इज बैलेंस ऑफ पावर, ये मेंटेन करके रखो, ऐसा कौटिल्य ने अपने टाइम पे बोला था। तो क्योंकि कौटिल्य अर्थशास्त्र की जो इनकी बुक है वो फर्स्ट टेक्स्ट बुक है, क्योंकि एंशियंट टाइम्स में देखो और कोई ऐसा नहीं था जिसने ये आइडियाज प्रोवाइड किए हो, तो हम इसीलिए जियो पॉलिटिक्स पे अर्थशास्त्र को फर्स्ट किताब मानते हैं। ये जियो पॉलिटिक्स पे लिखी गई सबसे पहली किताब है। जियो पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है? जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है आर्ट ऑफ कैप्चरिंग लैंड, कि कैसे आप जमीनें हैं जो साइंस ऑफ कैप्चरिंग लैंड बोलते हैं इसको, कैसे कैप्चर कर सकते हो, कौन सी टेक्निक्स लगा करके आपको कैप्चर करनी होगी लैंड, क्योंकि लैंड से ही आपके जो सिटीजन्स हैं जो भी रह रहे हैं उनका मटेरियल वेलबींग उसी से रिलेटेड है। तो जियोपॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट में, अर्थशास्त्र में
अपना कौटिल्य ने ये बोला है कि स्टेट एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, एक जीव की तरह है। जैसे एक जीव होता है, उसको ग्रो करना होता है, ग्रो करने के लिए उसको खाना चाहिए, ठीक है, उसको एक्सपैंड बड़ा होता रहता है। ऐसी स्टेट को भी बड़ा होना होगा, स्टेट को भी धीरे धीरे ग्रो करना पड़ेगा। अगर स्टेट ग्रो नहीं होगा तो स्टेट पेरिश हो जाएगा या डिके हो जाएगा। इट विल पेरिश और डिके, मतलब या तो उस पे देखो, अगर मान लो इंडिया मिलिट्रली अपने आप को ग्रो नहीं करता है, डिफेंस वाइज कोई ग्रोथ नहीं होती है इंडिया में, या फिर इकोनॉमी भी अच्छे से काम नहीं कर रही है इंडिया की, और हम कोई भी ग्रोथ नहीं है, तो ऐसे में चांसेस रहते हैं कि सामने वाली कंट्री जो पावरफुल होती है वो इंडिया को अटैक कर सकती है, और इंडिया को अटैक करने के बाद में इंडिया की जो सारी लैंड है अपने अंडर में ले लेगी और अपनी तानाशाही या अपनी डिक्टेटरशिप उस पर चलाएगी इस हिसाब से। एंड फिर भी तो ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज ग्रो करेंगी। तो स्टेट भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, एक ऑर्गेनिज्म के जैसे स्टेट को भी बड़ा होना होता है। अगर स्टेट बड़ा नहीं होगा, एक्सपैंड नहीं करेगा, तो स्टेट डिके हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे जिन्होंने ये बोला कि इंडिया के पास में कोई स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं था, इंडिया इस हिसाब से कुछ नहीं सोचती थी, पॉलिटिक्स के हिसाब से कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी इंडिया की। तो अर्थशास्त्र की जो बुक है कौटिल्य की, ये उन वेस्टर्न स्कॉलर्स के मुंह पे तमाचा है। ऑब्वियसली इट्स अ बिग बिग चैलेंज टू देम, कि जो ये बोलते हैं कि इंडिया के पास में स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं था। इनफैक्ट जो जॉर्ज टेनहम है, एक है स्कॉलर वेस्टर्न के, जो ये बोलते हैं कि इंडिया के पास में स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं था। तो आप इनको कोट कर सकते हैं, जॉर्ज टेनहम। जैसे तिब्बत, एग्जैक्टली बहुत सही, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है अंश ने। तिब्बत को आप देखोगे, तिब्बत ग्रो नहीं कर रहा था, ठीक है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में तिब्बत आगे था, लेकिन बाकी सभी एस्पेक्ट में इतना आगे नहीं था, जिसके चलते हम देखेंगे कि चाइना ने उसको एक्वायर कर लिया। अब इंडिया को भी ऐसे ही होने वाला था ऑलमोस्ट, जैसे सिक्किम को एक टाइम पे चाइना बोल रहा था कि सिक्किम उसका पार्ट है, ऐसे ही एक्साइट चीन उसका पार्ट है, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश उसका पार्ट है। काफ़ी जो टेरिटरीज थी वो क्लेम की थी चाइना ने। अगर इंडिया ग्रो ना करता मिलिट्रली या इस तरीके से यू नो तो हम देखेंगे कि ऑब्वियसली ये सभी जो लैंड है चाइना के पास में होती, हु नोस कि चाइना फिर आगे और भी ज़्यादा एक्सपेंशन करने की सोचता, ठीक है। सो चाइना की तो वैसे ही हमेशा से एक्सपेंशन फॉरेन पॉलिसी रही है, ठीक है। तो कौटिल्य ये चीज़ ऐसे वेस्टर्न स्कॉलर्स को रॉन्ग प्रूव करते हैं जो ये बोलते हैं कि इंडिया के पास में विजडम नहीं है। लेकिन ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पॉलिसी मेकर्स कभी भी अर्थशास्त्र में जो दिया गया विजडम है उसको ध्यान नहीं देते हैं उस पर, कि इंडिया में ये चीज़ें लगाई जा सकती हैं। लेकिन जब से बीजेपी जो कि एक हिंदू राइटिस्ट पार्टी है पावर में आई है, तो हम देखते हैं कि साउथ ब्लॉक में काफ़ी चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से अब इंडियन विजडम को रीडिस्कवर किया जा रहा है। तो अप्रोच जो हमारी है अब वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ, या जो भी अप्रोच रहेगी हमारे दूसरों के साथ में कैसे डील करना है, वो अलग होती जा रही है, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा भी बोला जाता है, चाइना के बारे में अगर देखोगे, देखो दो टाइप का रियलिज्म होता है, क्योंकि ये तो रियलिस्ट है। आगे हम देखेंगे कि एक डिफेंसिव रियलिस्ट होते हैं, एक ऑफेंसिव रियलिस्ट होते हैं। लेकिन जो कौटिल्य है हमारे, ये ऑफेंसिव रियलिस्ट है। तो डिफेंसिव रियलिस्ट कौन से होते हैं और ऑफेंसिव कौन से होते हैं, लेट मी टॉक अबाउट दैट। ऑफेंसिव को याद रखो बस, ऑफेंसिव ये बोलते हैं कि अटैक पहले आप करो, ठीक है, पहले आप अटैक इनिशिएट करोगे। जो पहले अटैक करेगा उसी की वॉर जीतने का जो चांस है वो ज्यादा रहेगा। ऑफेंसिव में ये मानते हैं। जैसे कि चाइना में अगर आप देखोगे, तो अभी क्या हो रखा है कि चाइना में आप देखोगे चाइना कैसे एक्ट कर रहा है। चाइना ग्रो कर रहा है इस टाइम पे। चाइना अपना वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू ग्रो कर रहा है, जिसके चलते इसका एक पार्ट है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पाकिस्तान से होकर के गुजरता है। तो कुछ स्कॉलर्स ऐसा भी बोलते हैं कि अगले 50 सालों में पाकिस्तान नहीं होगा, देयर विल बी नो पाकिस्तान, क्योंकि ओबीओआर और सीपेक के चलते पूरा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही खड्डे में है, ठीक है, जीडीपी इनकी कितनी ज़्यादा ख़राब है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है। तो आगे जा कर के आप ये सोचो कि $65 बिलियन का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान कहाँ से लेकर के आएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी है ही नहीं, ठीक है। तो इतना बड़ा तो प्रोजेक्ट है, तो कहाँ से उतारेगा,
ये जो कर्ज है पाकिस्तान चुकाएगा, सो देयर विल बी नो पाकिस्तान इन दिस केस। डेप्ट ट्रैप कर रहा है, एग्जैक्टली। सो इस चीज को हम बोलते हैं डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप मतलब चाइना जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है जिन भी कंट्रीज में, इनको यू नो हैवी इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट होता है, उसको लोन पे देता है, ठीक है, पैसा, और उसी से बनाता है जो इन कंट्रीज को वापस करना है चाइना, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम्बन टोटा है श्रीलंका में, ऐसे ही मालदीव्स में है इस समय। ठीक है, what's rational behind being expansionist? Well, the rationality behind being expansionist is like being a realist, Ayushman. If you think of having an expansionist policy, because international politics ऐसा ही है, अगर आप expand नहीं करोगे तो दूसरे तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, so yes, resources can be the but it is more about growing, it is more about domination over other। ठीक है, सो इट इज द सेम थिंग। जो चीज हम रियलिज्म में पढ़ते हैं, रियलिज्म की थ्योरी में हमने पढ़ा था आयुष्मान ऑलरेडी, अगर आपने क्लासेस देखी हो तो उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो ये बोलते हैं कि एक कंट्री को बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखना चाहिए, है ना। वो अगर आप मेंटेन करके नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी कंट्री आप पे डोमिनेट करेगी, एंड आपके पास में फ्रीडम नहीं रहेगा, अपना आपका कल्चर और ये सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। सो हर एक कंट्री के पास में ये चैलेंज होता है कि उसको एक्सपैंड ज़रूर करना है। द रैशनैलिटी बिहाइंड एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसीज, वैसे भी एक तो आज के टाइम पे तो देखो सबसे बड़ी चीज़ है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के लिए आज के टाइम पे एक्सपेंशन हो रहा है, पहले होता था लैंड के लिए, पहले होता था लैंड के लिए, आज रिसोर्सेज का बेसिस है। क्योंकि आप एक्सप्लोर करते हो तो आजकल वो कंट्रीज नहीं हो पा रही, जैसे यूएसए देखो, यूएसए के पास में पेट्रोलियम रिजर्व नहीं था पहले, तो यूएसए ने दूसरी पॉलिसीज फॉलो की है, एक्सपेंशनिस्ट की थी, एक्सपेंशनिस्ट थी, लेकिन वो न्यू एक्सपेंशनिस्ट होंगी, मतलब वैसा एक्सपेंशन नहीं होगा पुराने जमाने का, इट विल बी लाइक न्यू कॉलोनियलिज्म और न्यू एक्सपेंशनिज्म टाइप्स। ठीक है, क्लियर? यस, इनफ फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, एग्जैक्टली। सो ये चीजें हम देखते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में यही होने वाला है, तो मतलब रियलिज्म होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम अर्थशास्त्र में ये विजडम देखते हैं, कौटिल्य ने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कर रखा है कि जो आपके नेबर्स होते हैं उनके बीच में क्या क्या रिलेशंस रहेंगे। कुछ सिद्धांत दिए हैं, जैसे एक मंडल सिद्धांत दिया है अर्थशास्त्र में, सप्तांग थ्योरी दी है, षडगुण नीति दी है, ठीक है, 6 पॉलिसीज दी हैं, 4 उपाय दिए हैं कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये 4 उपाय फॉलो कर सकते हो, कितने टाइप की वॉर्स होती हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीजें अर्थशास्त्र में दी गई हैं। ठीक है, तो एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। Diaspora is also new expansionist. Well, in a way, diaspora is actually doing that. Diaspora is the making things work. इसकी वजह से आपका जो इन्फ्लुएंस है आपकी कंट्री का बाहर वाली रीजन्स में ऑब्वियसली बढ़ रहा है। जैसे इसराइल ने जो किया है, इसराइल का बहुत स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है यूएसए में, जिसके चलते इसराइल बीइंग अ वेरी स्मॉल स्टेट, किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ इसराइल का, उसके बावजूद हम देखेंगे कि इसराइल इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री टुडे बिकॉज यूएसए से बैकिंग है उसको। ठीक है, दैट्स वाई। सो हाँ, डायस्पोरा की वजह से ही आप देखोगे अंश कि काफ़ी ज़्यादा जो एग्रीमेंट्स हैं हमारे दूसरी कंट्रीज के साथ में, वो डायस्पोरा की वजह से ही हम साइन कर पाए यूएसए के साथ में, अदरवाइज नहीं हो पाते। जैसे जो यूएस न्यूक्लियर डील साइन की गई, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ डायस्पोरा। ठीक है, सो एक एक करके आइडिया समझेंगे अर्थशास्त्र के। सबसे पहले है पहला आइडिया, स्टेट ऑफ रिलेशंस। स्टेट ऑफ रिलेशंस दो कंट्री के बीच में कैसे रहेंगे, ये डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बोला कि जो आपके नेबर होते हैं वो तो आपके एनिमी होते हैं, तो इसीलिए हमेशा दो कंट्रीज के बीच में जो नेबर है, डायरेक्ट नेबर है, उनके बीच में होगा रिलेशन ऑफ वॉर। वॉर ही हो सकती है और कोई चारा नहीं है। ठीक है, और इसमें भी जो लायन है, द स्ट्रेंथ ऑफ लायन प्रिवेल्स। अब कंपटीशन होता है लायन एंड फॉक्सेस के बीच में, हम पहले पढ़ भी चुके हैं ये चीज। तो इसमें क्या रहेगा, आप जो भी लायन है, जो भी शेर है, जो ज्यादा करेजियस है, ठीक है,
वो उसकी स्ट्रेंथ प्रिवेल करेगी इस सिचुएशन में। तो इनका कहना है, कौटिल्य क्योंकि रियलिस्ट थे, तो यही बोलते थे कि आपस में जो कंट्रीज के बीच में रिलेशन होते हैं हमेशा पावर के लिए स्ट्रगल होता है, एक दूसरे के बीच में पावर के लिए स्ट्रगल होगा। जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे हम यूएसए और यूएसएसआर के बीच में देखेंगे पावर स्ट्रगल चल रहा था कि कौन डोमिनेंट रहेगा। ऐसे ही हम देखेंगे आज के टाइम पे चाइना इंडिया, चाइना यूएसए, इन सभी के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कि किस तरीके से पावर स्ट्रगल यहाँ पर रहेगा, यही कौटिल्य दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर रियलिस्ट विजडम की माने, उस हिसाब से चले, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा स्टेट ऑफ वॉर रहती है, क्योंकि नेशंस या तो आपस में वॉर की तैयारी कर रहे होते हैं या सीधा वॉर कर रहे होते हैं, है ना। जैसे आज अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई नहीं हो रही है तो वो ऐसा नहीं है कि लड़ाई होगी नहीं, प्रिपरेशन तो चल रही है ना। हम अपना डिफेंस एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स हम परचेज करते हैं, इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं, कभी यूएसए से, इसराइल से, रशिया से। सिमिलरली पाकिस्तान भी सेम चीज़ कर रहा है, चाइना भी सेम चीज़ कर रहा है, रशिया से काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करता है, काफ़ी डिफेंस इक्विपमेंट। ऐसे ही इंडिया से भी हम देखते हैं कि इंडिया भी यही चीज़ कर रहा है, चाइना और इंडिया के बीच में देखोगे। तो अल्टीमेटली अगर दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस हैं या तो वो वॉर में है या फिर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं वॉर की, मतलब हो सकता है बैलेंस ऑफ पावर का चल रहा हो कि कौन एक पावरफुल बन गया तो वो दूसरे पे कर सकता है अटैक। तो ये कहना है कौटिल्य का। तो कौटिल्य इसीलिए ये बोलते हैं कि ऐसे सिचुएशन में स्टेट को सिर्फ पावर पर रिलाई करना चाहिए। जब वॉर वाली सिचुएशन हो तो सिर्फ पावर पर रिलाई करो। तो कौटिल्य वैसे भी ऑफेंसिव रियलिज्म से बिलोंग करते हैं, तो कौटिल्य ये मानते हैं कि आप जब एक्सपैंड करो, डिफेंस बनाने के लिए मत करो, पावर को आप अटैक करो पहले। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आप पहले अटैक करोगे तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वो पहले ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पॉइंट इज दिस, कौटिल्य का कहना है कि अगर आपको पता है कि सामने वाला कभी भी वॉर छिड़ सकती है तो आप सबसे पहले करो, इससे आपको एक एज मिलेगी, आपको इससे एक एज मिलेगी और आप हो सकता है कि वो वॉर आप जीत जाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज मंडल सिद्धांत। अब ये तो स्टेट ऑफ रिलेशंस कैसे होते हैं, उसमें वॉर के रिलेशंस होते हैं कंट्रीज के बीच में जो चल रहा है। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर का, मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत इन्होंने दिया है। मंडल सिद्धांत क्या बोलता है? मंडल सिद्धांत का मतलब है स्टेट को इन्होंने मंडल्स में डिवाइड किया है। मंडल्स यानी स्टेट, स्टेट को ये मंडल्स बोलते हैं कुछ। ठीक है, और इनका ये है कि जो भी यू नो रूलिंग क्लास है, कौटिल्य का कहना था जो भी राजा है, तो राजा का क्या धर्म होता है। राजा क्योंकि मोस्टली राजा क्षत्रिय से बिलोंग करेगा, क्षत्रिय कम्युनिटी से, तो राजा का धर्म होगा वॉर करना। लायन एंड फॉक्स नहीं समझ में आया रश्मि? लायन एंड फॉक्स का मतलब है, देखो एक होता है लायन और एक होते फॉक्सेस। पावर के स्ट्रगल में, जब भी पावर में आपस में पावर के लिए लड़ाई होती है तो हमेशा लायन और फॉक्सेस के बीच में होती है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ लायन प्रिवेल करती है, लायन ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, जो अपने डिफेंस पे ज्यादा काम करेगा। जंगल में एक तो शेर होता है और शेर के बाद में जो मीट खाते हैं, ठीक है, और जो दूसरे हर्बीवोरस जानवर होते हैं, तो उसमें फॉक्सेस आ जाते हैं। ठीक है, शेर के बाद में तो हम देखते हैं कि हमेशा लायन की जो स्ट्रेंथ होती है वो प्रिवेल करती है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी कंट्री लायन रहे डिफेंस में, और ये सब चीज़ों में आप कॉन्स्टेंटली आपकी जो आर्मी है वो स्ट्रांग रहे। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लायन एंड फॉक्स। तो मतलब यही था कि आपस में स्ट्रगल फॉर पावर होगा, यहाँ पर पावर के लिए स्ट्रगल रहेगा दो कंट्रीज के बीच में। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में पावर को लेकर के स्ट्रगल है कि कौन सी रीजनल पावर है एशिया में, एशिया की पावर कौन है, इंडिया या चाइना में से बन सकती है। ठीक है, तो इनके बीच में आपस में स्ट्रगल चल रहा है अभी। तो वही बात है, तो कौटिल्य का कहना है कि लायन की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा प्रिवेल करती है। चाइना के केस में तो वैसे भी ड्रैगन माना जाता है चाइना को, इंडिया के केस में इंडिया को टाइगर से रिलेट किया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से तो लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। यस, तभी तो राजा बनोगे आप।
ठीक है, तभी तो आप डोमिनेट कर पाओगे, तो लायन ही प्रिवेल करता है। तो अपने मंडल सिद्धांत में ये बोलते हैं कि जो राजा का धर्म होता है, क्षत्रिय धर्म जो होता है वो होता है वॉर करना। तो यानी जब भी एक राजा का राज तिलक होता है, कॉरोनेशन होता है एक राजा का, तो उसके बाद में राजा को हमेशा एक्सपीडिशन स्टार्ट करनी चाहिए। एक्सपीडिशन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपीडिशन इन हिंदी? हिंदी में एक्सपीडिशन को क्या बोलते हैं? एक्सपीडिशन का मतलब होता है कि एक राजा को अपने राज तिलक के बाद सीधा एक अभियान शुरू करना चाहिए। एक्सपीडिशन मतलब अभियान, ठीक है, नहीं यात्रा नहीं होता, अभियान बोलते हैं इसको। एक अभियान चलाना चाहिए, ठीक है। आते ही राजगद्दी संभालते ही कुछ एक्शंस लेने होंगे, कुछ अभियान फॉलो करना होगा। कौन कौन से एक्शंस लेने होंगे? सबसे पहले जैसे पुराने टाइम पे ये ट्रेडिशन था कि जैसे ही राजा का राज तिलक होगा तो कुछ यज्ञास कराए जाएंगे, कुछ यज्ञ कराए जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें होती थी जिसमें एक होता था अश्वमेधा यज्ञ। अश्वमेधा याद है किसी को? अगर हिस्ट्री में पढ़ा हो आपने, एंशिएंट हिस्ट्री में, अश्वमेधा यज्ञ में क्या रहता है? हॉर्स वाला, हाँ, अश्व यानी हॉर्स। तो इसमें जो हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, उसको ना राजा पूरे चारों दिशाओं में भेजता है, ठीक है। घोड़े को छोड़ दिया और वो घोड़ा सब जगह जाता है, उसके पीछे पीछे सैनिक, एक दो सैनिक जाते हैं देखने के लिए। तो वो घोड़ा जिस जिस टेरिटरी से निकलता है, अगर वहां से सेफली निकल रहा है तो इसका मतलब वहां का जो बंदा है, मतलब वहां पे जो भी नेटिव उसका जो भी राजा होगा, वो उस राजा की सुप्रीमेसी को मान रहा है, तभी उसने उस घोड़े को कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी ने उस घोड़े को रोक लिया वहां पर, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा? तो यानी इसका सीधा सीधा मैसेज ये जाता है कि आप नहीं मानते हो कि ये राजा सुप्रीम है, ये आपके ऊपर रूल नहीं कर सकता, तो यानी आप डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हो उस राजा की अथॉरिटी को, तो वॉर के लिए आप चैलेंज कर रहे हो, इसका मतलब, अगर आपने वो घोड़ा वहां पर रोक लिया, ठीक है। तो ये इस टाइप के यज्ञास होते थे। तो मतलब एक बार राजा का तिलक हो जाए तो आप उसके बाद ऐसे यज्ञास करो जिससे कि ये सब इस तरीके से घोड़ा जाएगा, तो इससे पता चलेगा तो कि राजा का जो साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है, जहां तक जो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा उसके साथ फिर वॉर होगी, ठीक है। तो ये चीज रहती है। हाँ, रामायण में भी हमने पढ़ा है ऐसे ही। फिर एक यज्ञ किया जाता था, राजसूय यज्ञ। राजसूय कौन सा होता है? राजसूय यज्ञ होता है जिसमें मान लो राजा के साथ में लड़ाई हुई और राजा जीत गया उसमें, तो जीतने के बाद का जो यज्ञ किया जाता है वो है राजसूय यज्ञ। तो कौटिल्य यही बोलते हैं कि देखो, एक कोई भी अगर यू नो राजा है, ठीक है, कोई भी राजा है तो उसको जब भी उसका राज तिलक हो तो उसको हमेशा ये डिजायर रखनी चाहिए कि उसको चक्रवर्ती सम्राट बनना है। चक्रवर्ती सम्राट। अब चक्रवर्ती कहाँ से आता है? वर्ड चक्र है, चक्र का मतलब होता है बहुत सारे मंडल्स, और मंडल्स का मतलब होता है जो छोटे छोटे स्टेट्स टाइप के होते हैं ना, वो सभी स्टेट्स रहेंगे, तो उसका एक क्लस्टर बना दिया, वो चक्रवर्ती बन गया। तो मतलब बहुत सारे मंडल्स होंगे जो उन सभी पे उसको रूल करना है, ठीक है। तो ऐसे राजा को जिसकी डिजायर ये रहती है, जो विक्ट्री को हु एस्पायर्स फॉर विक्ट्री, जो जीतना चाहता है, जिसको जीत ही प्यारी है कि हम, हाँ भाई मेरे को चक्रवर्ती सम्राट बनना है, ऐसे राजा को कौटिल्य बोलते हैं कि वो राजा कहलाता है विजिगीषु। विजिगीषु। हाँ, जैसे आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कुछ कंट्रीज में सबसे टॉप पोजीशन होती है, तो वैसी ही टॉप पोजीशन यहाँ पे रहेगी। अलग अलग स्टेट्स हैं तो सभी स्टेट्स वैसे सेंटर के अंडर में आती हैं, तो वही रहेगा, ठीक है। तो विजिगीषु बोलते हैं, ऐसे राजा को विजिगीषु बोला जाता है। तो अपने मंडल सिद्धांत पे, जो कि जियो पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, उस पर यही बोला कौटिल्य ने कि स्टेट एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, तो ऑर्गेनिज्म को जैसे ग्रो करना होता है, एक्सपैंड करना होता है, अगर एक्सपैंड नहीं करेगा तो पैरिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये कहना है कि स्टेट हमेशा एक्सपेंशनिस्ट होते हैं नेचर के हिसाब से। और इंडियन टेक्स्ट में ये चीज मेंशन की गई है कि एक राजा की ये ड्यूटी होती है कि उसको अपने जो सिटीजन्स हैं उसके मटेरियल वेलबींग को अचीव करना होता है, मेंटेन करके रखना होता है, और मटेरियल वेलबींग के लिए लैंड इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये कंपल्शन होती है जो भी राजा बनेगा कि उसको एक्सपैंड करना ही है,
और नेबर्स फिर उसके नेचुरल एनिमी बन जाते हैं इस चक्कर में। तो उस हिसाब से मंडल सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो उन्होंने बोला था कि एक होता है बीच में, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, तो ये राजा का अपना राज्य है, तो राजा को क्या बोलते हैं, ये विजिगीषु। आपको आंसर में विजिगीषु ही लिखना है, दिस इज द वर्ड जो आप लिखेंगे, क्योंकि ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट चल रहा है, तो इसमें हिंदी टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में मत लिखिएगा, हिंदी में अगर लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो विजिगीषु, अब विजिगीषु है हमारा बीच में, अब विजिगीषु हो गया, तो ये तो हमारा राज्य हो गया। अब इसके जो डायरेक्ट नेबर है, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट नेबर हो गए, और यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया चाइना, एंड दिस इज पाकिस्तान। फिर उसके बाद आगे आता है हमारे यहाँ अफगानिस्तान, ऐसे ही। फिर आगे आता है ईरान, ठीक है, ऐसे फिर उसका नेबर, ऐसे यहाँ पे चाइना का नेबर, आगे उसका नेबर, उसका नेबर, इस हिसाब से पूरा बनता है, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं कौटिल्य, ये देखो सबसे पहले बीच में सेंटर पे होता है विजिगीषु, जिसको अब विक्ट्री एस्पायर करनी है, जिसको जीतना है, चक्रवर्ती सम्राट बनना है, सभी मंडल पे अपना कब्जा बनाना है। तो उस हिसाब से ये बोलते हैं कि देखो फ्रंट में देखोगे, अगर आप आपको अपने नेबर्स के साथ में, आपके फ्रंट में भी एनिमी होगा, आपके बैक पे भी एनिमी होगा, क्योंकि डायरेक्ट है यहाँ पर। तो फ्रंट में पाकिस्तान आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं कौटिल्य अरी। पाकिस्तान मत लिखिएगा, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, लेकिन ये मान लो फ्रंट है, दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज द बैक, आपका जहाँ पर भी राज्य है, ठीक है, फ्रंट एंड बैक रहेगा। तो जो फ्रंट होता है आपका, वो होता है अरी। अरी मतलब एनिमी, एनिमी को अरी बोलते हैं। अब पाकिस्तान है यहाँ पर, अब ये है अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यानी ये इसका एनिमी हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान का भी एनिमी हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से अफगानिस्तान और इंडिया दोनों एनिमी है। तो जो हमारा एनिमी, यानी एनिमी का जो एनिमी होता है, वो हमारा दोस्त होता है, वो हमारा मित्र होता है, तो इसको बोला मित्र, ठीक है। ये हो गया अरी, अरी मतलब एनिमी, और जो हमारे एनिमी का एनिमी, वो हमारा दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में आपने सुना होगा, तो ये कौटिल्य के ही अर्थशास्त्र में हमको देखने को मिलता है, इसका कॉन्टेक्स्ट वहीं पर ये बात की गई है कि डायरेक्ट जो आपका जो दुश्मन होता है अरी होता है, उसके बाद आता है मित्र, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है मित्रा के आगे, अब देखो अफगानिस्तान का ये हो गया, यहाँ पर ईरान, इस केस में ईरान तो खैर छोड़ो ही, लेकिन पॉइंट इज कि ऐसे आपको नाम नहीं लिखना है, आप बस ऐसे बताएंगे कि दिस इज अरी, दिस इज मित्र। अब अफगानिस्तान जो हमारा दोस्त है, उसका जो नेबर होगा वो इसका दुश्मन हुआ अफगानिस्तान का। अगर वो अफगानिस्तान का दुश्मन है, तो यानी हमारा भी दुश्मन हुआ, हमारे दोस्त का जो दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन हुआ। और हमारे जो ये पाकिस्तान है, ये हमारा दुश्मन था, तो ये पाकिस्तान का दोस्त होगा, है ना। यस यस, जैसे इस टाइम टर्की पाकिस्तान का दोस्त है और हमारा दुश्मन है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो सेम तरीके से ही हम देखेंगे कि आगे ये होता है इसका दोस्त, अरे मित्रा बोलेंगे इसलिए इसको, क्योंकि ये हमारे जो दुश्मन है उसका मित्र है। अरी, अरी मतलब एनिमी, अरी मित्र, ये हमारे एनिमी का दोस्त है। और आगे फिर ये अफगानिस्तान का ये बन गया, तो ये हमारा मित्र का मित्र, सो दिस इज मित्र मित्र। आया समझ, एनी डाउट? ठीक है। अब ये तो फ्रंट में था, अब जाते हैं बैक में। अब बैक में देखते हैं तो चाइना वाली साइड हमको दिखेगा, बीच में तो हमारा विजिग इशू है, वहां पर भी तो नेबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हमारे जो कौटिल्य होंगे। देखो इस केस में इनको बोला जाएगा बैक में पार्श्वा निगारा, ठीक है। द वर्ड जो बैक में होता है ना, पीछे से जो हमारा एनिमी होता है, दुश्मन होता है, उसको ये वर्ड यूज करते हैं पार्श्वा निगारा। तो चाइना के केस में लिख सकते हैं हम पार्श्वा निगारा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा दुश्मन।
आगे जो हमारा पीछे, मतलब नॉट आगे, मतलब पीछे चल रहा है यहाँ पे, तो पीछे से भी हमारा जो दुश्मन हुआ उसको बोलते हैं पश्वा निकारा। और जो पीछे से हमारा दोस्त होगा, अब ये वाला तो हमारा दोस्त होगा, तो इसको बोलेंगे अक्रनाडा। ठीक है, अक्रनाडा, अक्रनाडा, इसको अक्रनाडा बोला जाएगा। तो यहाँ पर अक्रनाडा आया। अब उसके आगे फिर यूज करेंगे परशवा निगारा सारा, क्योंकि ये इसका दोस्त हो गया। परशवा निगारा सारा, ये चाइना का दोस्त हो गया एक तरीके से। और ये हमारा दोस्त हो गया अक्रानाडा का सारा, अक्रानाडा सारा बोलेंगे इसको फिर, क्योंकि ये हमारा दोस्त हो गया। तो यानी अगर हम फ्रंट में जाते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं मित्र या अरे। अगर हम बैक में जाते हैं तो हम या तो परश्वनिगारा यूज करते हैं वर्ड, या फिर सारा वर्ड यूज करते हैं, अक्रनाडा यूज करते हैं। सारा का मतलब इसका दोस्त और इसका दोस्त करके। ठीक है, सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज। समझ में आया? तो ये मंडल बता रहे हैं कि इस टाइप के स्टेट्स होते हैं, फ्रंट में ऐसे रहेंगे, बैक में ऐसे रहेंगे, उनका नाम बताइए। ये तो एज इट इज आपको याद करने है, इसमें आई कैन नॉट हेल्प यू। अब आगे बात आती है कि ये तो हमने बहुत सारे, अभी तक 10 स्टेट्स की बात की। हमने बात की कि एक तो किंग है जो कि विजिगीषु है सेंटर में, ये सेंटर में हो गए। दूसरा हमने देखा कि अरी है विच इज द एनिमी। फिर हमने देखा मित्र, फिर हमने देखा अरी मित्र, फिर आगे हमने देखा मित्र मित्र, मित्र मित्र। तो किंग, अरी, मित्र मित्र, अरी मित्र, मित्र मित्र। और फिर बैक में हमने देखा परशुआ निघारा एंड फिर है अक्रनाड़ा, फिर उसके बाद में परशुआ निघारा सारा, एंड 10th हमने देखा अक्रनाड़ा सारा, है ना। तो ये 10 की बात की। अब इसके अलावा दो और हैं, दो और राजाओं की बात की इन्होंने कि दो और राजा होते हैं, जिसमें से एक है उदासीना। उदासीना, उदासीना का क्या मतलब होता है? उदासीना का मतलब होता है ऐसा स्टेट जो कि न्यूट्रल हो, न्यूट्रल हो, जो ना दोस्त हो ना ही एनिमी हो, ठीक है, दुश्मन हो। जैसे कि इस सिचुएशन में हम तुर्कमेनिस्तान को अगर काउंट करें तो ये न्यूट्रल हो सकता है। ऐसे ही स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री होगी, वो न्यूट्रल हो सकता है, जिसको मतलब नहीं है, ना तो वो दोस्त है ना दुश्मन है। ठीक है, तो न्यूट्रल स्टेटस होता है। तो ये वॉर के सिचुएशन में न्यूट्रल बता रही हूँ मैं। ऐसे भी स्टेट होते हैं, ऐसे भी कंट्री होती हैं जो न्यूट्रल स्टेटस लेते हैं। ठीक है, मान लो नेपाल है, नेपाल आज के टाइम पे चाहता है न्यूट्रल स्टेट बनना। इंडिया और चाइना के बीच में एक होता है बफर स्टेट, है ना, एक होता है बफर स्टेट। नेपाल बफर स्टेट नहीं बनना चाहता, नेपाल बनना चाहता है न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट का मतलब है कि जब भी इंडिया और चाइना के बीच में मान लीजिए वॉर होती है, तो नेपाल एक ऐसी कंट्री होगी जो कि इक्वल एक्सेस देगी अपनी टेरिटरी का, अपनी अपनी जो एरिया है उसका एक्सेस देगी दोनों पार्टीज को, कि वो वॉर में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नेपाल इसकी डिमांड कर रहा है, ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है ऑब्वियसली। अगर मान लो यूनाइटेड नेशन ने नेपाल को एक न्यूट्रल स्टेट रिकॉग्नाइज कर दिया, तो अगर इंडिया चाइना की वॉर होती है तो इंडिया के पास में तो है, क्योंकि इंडिया के साथ में तो नेपाल ने ट्रीटी साइन कर रखी है। चाइना के साथ में भी फिर ये चाइना को अपनी टेरिटरी अलाउ करेगा, ये कि चाइना अगर वॉर होती है तो यूज कर सकता है नेपाल की टेरिटरी। अभी सिर्फ इंडिया यूज कर सकती है वॉर में, क्योंकि हमने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है इनके साथ में। तो एक होता है न्यूट्रल स्टेट, ऐसे न्यूट्रल स्टेट को हम बोलते हैं उदासीना। तो उस बारे में कौटिल्य ने बोला कि राजा को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे जो न्यूट्रल स्टेट हैं, ऐसे जो उदासीना है, उसको अपने फेवर में लेकर के आओ, ताकि ये तुम्हारे फेवर में काम करे, दूसरे को अपनी टेरिटरी मतलब ना दे एक्सेस, ताकि वो लड़ाई के टाइम पे वो यूज कर पाए उसको। आया समझ?
ठीक है। अब इसके बाद एक और आते हैं माध्यम, तो उसको हम बोलेंगे माध्यम। माध्यम होता है बफर स्टेट, बफर स्टेट। तो अभी के टाइम पे वैसे नेपाल और भूटान, नेपाल एंड भूटान दोनों ही बफर स्टेट है। मतलब इंडिया, बफर स्टेट क्या होता है? बफर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जो दो बड़ी सुपर पावर के बीच में होता है। सुपर पावर क्या, दो बड़ी पावर के बीच में होता है, मेजर पावर के बीच में आता है। और वो अवॉइड करने की कोशिश करता है कि वो कन्फ्रंटेशन ना हो आपस में, इन दोनों का मतलब आपस में लड़ाई ना हो पाए। तो नेपाल हो गया बीच में, बफर जोन क्रिएट किया हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में। ऐसे ही भूटान हो गया। तो कौटिल्य का कहना है कि एक राजा को कोशिश करनी चाहिए कि बफर स्टेट भी आपके फेवर में रहे। इसीलिए आगे नेपाल के साथ में हमने, इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की थी 1950 में, एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसके चलते ये इंडिया कंट्रोल में रखता है, ठीक है, और फेवर में रखता है अपने। लेकिन इंडिया ने ये जो एडवांटेज है, ये ऐसे तिब्बत था, तिब्बत भी एक बफर स्टेट हुआ करता था। तो अब ये जो एडवांटेज था इंडिया को तिब्बत का कि भाई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में ना आते हम चाइना के साथ में, लेकिन ये एडवांटेज लूज कर दिया इंडिया ने। क्योंकि चाइना ने क्या किया था, चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया, और उसके चलते हम देखेंगे कि तिब्बत एक आइडियल बफर जोन था हालांकि चाइना के लिए, लेकिन क्योंकि जब चाइना ने ऑक्यूपाई किया है तिब्बत को, तो वो हमारा एडवांटेज चला गया। तो अब हमारा एडवांटेज चला गया तो ये इंडिया के फेवर में तो काम नहीं करेगा। और कौटिल्य का कहना था कि हमेशा बफर स्टेट अपने फेवर में रखो, तो यहाँ पे तो अपने फेवर में नहीं आ पाएगा, है ना। तो ये चीज आपको बतानी है बफर स्टेट के बारे में। तो इस मामले में कौटिल्य, जब भी हम कौटिल्य को पढ़ते हैं तो कौटिल्य का हम ये भी देखते हैं कि जो मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर कौन है, सोशियोलॉजिस्ट है मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर के बारे में हमने पढ़ा है कि मैक्स वेबर कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं। तो वही मैक्स वेबर कौटिल्य के बारे में ये बोलते हैं कि कौटिल्य मैकियावेली से ज्यादा मैकियावेलियन थे। मतलब मैकियावेली ने जो भी एडवाइस दी अपने प्रिंस को, वो तो हार्मलेस सी एडवाइस थी, बहुत हार्मलेस थी। लेकिन जो कौटिल्य ने अपने राजा को कंपेयर करके, अगर हम देखेंगे मैकियावेली के प्रिंस के साथ में कंपेयर करेंगे, तो कौटिल्य ने तो बिल्कुल सीधी सीधी बहुत हार्मफुल एडवाइसेस दी हैं जिससे सामने वाले का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैकियावेली ने अलग से कोई ऐसी बातें नहीं की जो डिटेल में कौटिल्य ने अपने काम में बात की। इसीलिए मैक्स वेबर का कहना है कि कौटिल्य इज मोर मैकियावेलियन देन मैकियावेली, एक्सप्लिसिटली बोलते हैं ये। आया समझ? ये है मंडल सिद्धांत। अब आगे मंडल सिद्धांत के बाद आता है कौटिल्य ने वॉर के बारे में बात की है। कौटिल्य ने उस जमाने में एंशियंट टाइम्स में बताया था कि कितने टाइप की वॉर्स होती हैं। तो इनका कहना था, कौटिल्य ने मेंशन किया कि 3 टाइप की वॉर्स होती हैं। कौन कौन सी वॉर्स होती हैं? ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसी वॉर होगी। लेकिन पहली वॉर होगी पराक्रम युद्ध। वॉर मतलब युद्ध, पराक्रम युद्ध और वॉर। इस कंटेम्प्रेरी में इसका क्वेश्चन आ सकता है, आज के टाइम पे कौटिल्य की क्या रेलेवेंस है। दूसरा होता है कूट युद्ध, कूट युद्ध। और फिर होता है तुष्णीम युद्ध। अब ये सब हिंदी टर्मिनोलॉजीज है, याद रखनी है। तो पराक्रम युद्ध कौन सा होता है? जिसमें ओपन वॉर होती है, डायरेक्टली आप वॉर कर रहे हो सामने वाले के साथ में। जैसे कारगिल में हमने पाकिस्तान के साथ में लड़ाई की थी, तो वो डायरेक्ट और ओपन वॉर थी। एक होती है कूट युद्ध, कूट युद्ध होती है गुरीला वॉरफेयर। गुरीला वॉरफेयर, ठीक है। उसके बाद आता है तुष्णीम युद्ध। अब तुष्णीम युद्ध कौन सा होता है? तुष्णीम मतलब प्रॉक्सी वॉर। ये तो होगी डायरेक्ट वॉर। गुरीला वॉरफेयर होगी जिसमें आप सामने वाले को नुकसान करके और भाग जाओ, ठीक है, और अपना उनका ज्यादा डैमेज हो, आपका इतना ज्यादा नहीं होगी डैमेज। तो तुष्णीम युद्ध में होता है प्रॉक्सी वॉर, जिसमें आप डायरेक्टली वार ना करके किसी तीसरी प्लेस पे इनडायरेक्टली आप लोग लड़ाई कर रहे हो, ठीक है।
Why Kautilya is Indian Machiavelli, even though Kautilya was much before than Machiavelli? Exactly. This is the question, Ayushman. ये हमारा जो जवाहरलाल नेहरू है ना, नेहरू नेहरू ने ये बोला था अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बोला गया था, इन्होंने बोला था कि जो कौटिल्य है वो इंडियन मैकियावेली है, ऐसे बोला। अब इनकी रेफरेंस अलग थी, लेकिन इसका रिवर्स बोला उपेंद्र कौर ने, एंड शी रियलाइज्ड इट, उपेंद्र कौर रियलाइज्ड इट कि क्योंकि कौटिल्य पहले आए थे और कौटिल्य बहुत एक्सप्लिसिट है, तो कौटिल्य को बोला कौटिल्य को ना बोल करके इंडियन मैकियावेली, मैकियावेली को बोला जाएगा कि ही इज इंडियन कौटिल्य। तो ये डिबेटेबल है कि किसने क्या बोला, लेकिन उस हिसाब से आप अपने डिफेंस में उपेंद्र कौर दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, सो दिस इज तुश्नीम युद्ध, प्रॉक्सी वॉर, एंड दिस इज कूट युद्ध। तो यानी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गोरिल्ला वॉरफेयर और ये सब चीजें हमें चाइना की स्ट्रैटेजी में दिखती हैं, सुनजू में दिखती हैं, सुनजू के कामों में दिखते हैं, ये कौटिल्य ने भी सेम चीजें वॉर के बारे में बताई है। ऐसे ही फिर कौटिल्य ने आगे एक और चीज बताई है, षडगुण नीति दी है। षडगुण नीति, षडगुण नीति, षड का मतलब होता है सिक्स हिंदी में, तो सिक्स फोल्ड पॉलिसी दी है कि 6 पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने 6 पॉलिसीज बताई है कि विजय विशु एक सिचुएशन पे डिपेंड होकर के ये 6 चीजें कर सकता है। कौन कौन सी 6 चीजें कर सकता है? सबसे पहले सामने वाली कंट्री के साथ में आप एक अग्रीमेंट साइन कर सकते हो, यानी संधि, हिंदी में उसको बोलते हैं संधि। संधि मतलब ट्रीटी साइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो एनिमी है आपका वो स्ट्रांग है, इफ योर एनिमी इज स्ट्रांग, दुश्मन अगर आपका ज्यादा ताकतवर हो, तो हमेशा भलाई इसी में है कि संधि की जाए, है ना। जैसे पाकिस्तान ने की थी, शिमला अग्रीमेंट साइन किया था 1972 में इंडिया के साथ में, क्योंकि इंडिया ताकतवर था उस हिसाब से, है ना। जब भी एनिमी स्ट्रांग रहता है तो हमेशा संधि करनी चाहिए, ट्रीटी साइन करनी चाहिए। दूसरी इसमें रहती है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरे पे रहता है विग्रह। विग्रह की पॉलिसी क्या है? विग्रह की ये होती है कि जब भी आप स्ट्रांग हो जाओ, तो फिर आप ये जो संधि आपने साइन की है, इस संधि को ब्रेक कर दो, मतलब जो अग्रीमेंट है तोड़ दो उस अग्रीमेंट को, ठीक है। सो दैट इज विग्रह। इसके बाद आता है तीसरा, अब मैं 6 की 6 बताऊंगी, ठीक है। तो अब आता है तीसरा, तीसरे में रहेगा इसमें याना, याना या आसना, ऐसे ही देर इज सम समहर्श्रेया, लाइक दीज आर द थिंग, समाश्रया आई थिंक, हाँ समाश्रया बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले आता है, इसके बाद संधि के बाद आई थिंक आसना, आसन भी बोल सकते हो इसको। इसका मतलब होता है टू सिट। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। अब सामने वाला अगर आप पहले स्ट्रांग था तो आपने संधि कर ली, मिली, लेकिन बाद में जब आपको लगा कि अब आप स्ट्रांग हो, सामने वाला इतना स्ट्रांग नहीं है, तो तोड़ दो फिर वो अग्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि अब आप चैलेंज कर सकते हो उसको। फिर आता है आसना। आसना का मतलब होता है यू हैव टू सिट देयर, ठीक है। आप आराम से वहां पर बॉर्डर्स पे बैठिए, ठीक है, जहाँ भी हमारे दुश्मन की जो टेरिटरी है वहां पे अपनी फोर्सेस लगा दो। जैसे बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ में हमने अपने बॉर्डर पे फोर्सेस लगाई हुई है, फोर्सेस हैं हमारे यहाँ पर, आर्मी लगी हुई है, तो वो हो गया आसना। इससे होता क्या है, सामने वाले पे प्रेशर बिल्ड होता है, ठीक है। प्रेशर बिल्ड करने के लिए आप अपनी आर्मी लगा सकते हो। एक और पॉलिसी बताते हैं कौटिल्य कि मान लो आपने अपनी फोर्सेस लगा दी, उससे थोड़ा काम नहीं हो रहा, तो आगे और कर सकते हो, आप याना फॉलो कर सकते हो। याना मतलब मूवमेंट, मूवमेंट मतलब मिलिट्री ड्रिल करा दो। मिलिट्री ड्रिल होती है ना, आपस में एक्सरसाइज होती है एनिमी की टेरिटरी पे,
एनिमी की टेरिटरी के पास में ही एक्सरसाइज करा दो, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो अगर ये ड्रिल कर दिया आपने तो इससे भी सामने वाले पे प्रेशर बिल्ड होता है, सामने वाली कंट्री पे। ठीक है, हाँ। तो ये तो हो गई 4। अब इसके अलावा आती है 2 और। तो 2 और में रहेगी एक और, ये बताते हैं। तो ये दिस यानाइज मूवमेंट। उसके बाद आती है समाश्रया। इसका मतलब होता है जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी यू नो ऑब्जेक्टिव अगर आपका सिमिलर है किसी कंट्री के साथ में, तो आप उनके साथ में एग्रीमेंट साइन कर लो। समाश्रया मतलब ऑब्जेक्टिव जिसका सिमिलर होता है, जैसे यूएसए और जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इस टाइम पे क्वाड आपने सुना होगा, क्वाड के बारे में। क्वाड में कौन कौन है? इंडिया है, जापान है, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो क्वाड में ये सभी मेंबर्स हैं। इन सभी कंट्रीज का ये टारगेट है कि दे वांट टू कंटेन चाइना। ये चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, चाइना की राइस को कंटेन करना चाहते हैं। तो जिन जिन का भी सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, सभी ने मिलकर के आपस में हाथ मिला दिया। तो पुराने जमाने में भी तो ऐसा ही होता था। अगर कोई ऐसा राजा है जो मतलब जिसका रूल बहुत ही खराब हो सकता है, तो सारे बाकी के राजा मिलकर के आपस में एक हाथ मिला लेंगे, उसको मिलकर के हराएंगे। फिर लास्ट है द्वैध भावा। लास्ट पॉलिसी है द्वैध भाव। द्वैध भाव का क्या मतलब होता है? द्वैध भाव का मतलब होता है डुअल पॉलिसी फॉलो करनी है। डुअल पॉलिसी। डुअल पॉलिसी में क्या रहेगा कि आप एक के साथ में पहले फ्रेंडशिप रखो। अब ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ये भी हमारा दुश्मन है, और यहाँ पे चाइना है तो ये भी हमारा दुश्मन है। तो इसके ऊपर अटैक कर दो, और इसके साथ तो वैसे रिलेशन हमारे खराब चल रहे हैं, तो यहाँ से ये हम पे अटैक कर सकता है। तो डुअल पॉलिसी फॉलो करो। जब भी इसके साथ लड़ाई करनी है आपको, तो इस कंट्री के साथ में, चाइना के साथ में थोड़े टाइम के लिए फ्रेंडली बन जाओ, जिससे कि जब हम यहाँ इनके साथ कुछ भी एक्शन लें तो चाइना हम पे कोई एक्शन ना ले। तो ये होती है द्वैध भावा। डुअल पॉलिसी की बात की गई कि एक के साथ फ्रेंडशिप रखो, दूसरे के साथ दुश्मनी रखो। अगर आप दोनों साइड से ही वॉर करोगे, दोनों फ्रंट से वॉर करोगे एक ही समय पे, तो इससे क्या होगा कि आप दोनों मिलकर के आपको हराने के लिए काम कर सकते हैं। दोनों में फ्रेंडशिप हो जाएगी, जैसे पाकिस्तान और चाइना में हुई। तो इससे बेहतर है कि अपने एक एनिमी के साथ में जो थोड़े टाइम के लिए फ्रेंडशिप रखो, बढ़िया रखो सब चीजें, और उसके अपोजिट आप फाइट कर सकते हो दूसरे के साथ। तो ये पॉलिसीज हैं। दीज आर दी षडगुण नीति, 6 फोल्ड पॉलिसी जो एक राजा को फॉलो करनी चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें आप फॉलो कर सकते हो अपने स्टेट को स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है, समझ में आया षडगुण नीति? अब इसके अलावा फिर इन्होंने दिए 4 उपायास, कि 4 उपाय हैं, 4 सोल्यूशन हैं। उपायास, 4 फोल्ड पॉलिसी भी बोलते हैं इसको। 4 उपाय कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा साम। साम मीन्स पीस। पीसफुली आप दूसरे कंट्री के साथ में कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। दूसरा होता है अपने फेवर में लाने के लिए दूसरी कंट्री को दाम दो। दाम मतलब इकोनॉमी, पैसा दे करके, ग्रांट में जैसे पैसा देते हो, दाम। फिर होता है दंड, और फिर होता है भेद। ये सभी ने सुना होगा, साम दाम दंड भेद। तो साम दाम दंड, दंड इस मतलब डायरेक्टली, फिर अगर इससे काम नहीं चलता है तो वॉर या मतलब पनिशमेंट के थ्रू, सैंक्शंस के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे रशिया पे आज के टाइम पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो ये सैंक्शंस हो गया। ठीक है, और फिर होता है भेद। अब भेद का मीनिंग इंग्लिश लाइक हिंदी में और कैसे एक्सप्लेन करूँ भेद का? भेद इज थोड़ा मतलब डिफरेंस। भेद का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस रखो थोड़ा, ठीक है, जिन भी चीज़ों में डिफरेंसेस हैं। सो दैट इज अबाउट साम दाम दंड भेद। बाकी इसको और डिटेल में बता देती हूँ मैं आपको।
Bhed in English will be like Sam is peace, I told you. ठीक है, ऐसे ही ये एक्चुअली सूत्र है जो बेसिकली उसमें यही चीज बताई गई थी. आई कैन क्लियरली रिमेम्बर द मीनिंग ऑफ दिस. तो मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ. जैसे साम हो गया, साम में आप क्या करते हो, सामने वाले को पीसफुली पीस रखोगे उसके साथ में. तो पीस के चलते आप उस बंदे को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे. ठीक है, यू विल ट्राई टू मेक हिम फील गुड कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपकी रेपुटेशन है. ठीक है, सब कुछ. तो वो हो गया पीसफुली आप काम कर रहे हो. दाम इज यू नो पैसा दे रहे हो आप कोई भी टास्क करवाने का. ब्राइब नहीं बोलते इसको. ऑब्वियसली ये नहीं होगा कि आप उसको यू नो लाइक ब्राइब दे रहे हो इस सिचुएशन में. बस वही है कि जो सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं ये उसका दाम दिया आपने कि अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो हम आपकी इकोनॉमी को इतना बूस्ट कर देंगे, इस टाइप से. पनिशमेंट से रिलेटेड दंड हो गया. एंड भेद होता है कि आप सामने वाले को ना थ्रेटन करो. अगर मान लो आप उससे कुछ करवाना चाहते हो लेकिन वो नहीं कर रहा है. ठीक है, तो आप उसको थ्रेटन करो, उसको वार्निंग दे सकते हो. ठीक है, उसको डराओ थोड़ा. भेद इज लाइक दैट. जैसे पुराने टाइम पे आप देखोगे जो माफिया होते थे वो चैंपियंस जो आते थे, ठीक है, बॉक्सिंग में आते थे तो उनको ये मतलब ऐसे बोलते थे कि अगर आप चैलेंजर के साथ फाइट कराएंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि अगर आप कोई भी अननोन चैलेंजर होगा, मान लो वो अगर फाइट करते हैं उनके साथ में, तो अगर वो जीत जाएंगे तो आप उनको बोलो कि आपको अच्छा पैसा मिलेगा. आप बनाते हो अच्छा पैसा उसमें. ठीक है, तो आप ये कोशिश करोगे कि ऑब्वियसली यू नो it is more like you have to threaten him if he doesn't want to do what you ask him to do. अगर आप वो नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको डरा सकते हो कि मैं आपकी फैमिली को या जो भी आपको इम्पोर्टेंट होता है, जो भी वैल्यूएबल होता है, उसको आप लेकर के डरा सकते हो, उसकी इनसिक्योरिटी को यूज कर सकते हो. दैट इज भेद. भेद होता है कि ये पता लगाना कि इसके लिए फिर क्या चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है जिसके चलते ये मेरे लिए काम करेगा. वीकनेस या अ सॉर्ट ऑफ अ ब्लैकमेल. नॉट अचीव टारगेट. ठीक है, ब्लैकमेल हो गया, वीकनेसेस हो गई. ठीक है, हाँ, एक्सप्लॉइटिंग द सीक्रेट्स. एक्सप्लॉइटिंग उनका जो भी वैल्यूएबल चीज होती है उनके लिए, जो भी उनकी इनसिक्योरिटीज होती है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करो. तो ये है 4 उपाय कि सामने वाले से अगर आपको काम निकलवाना है, किसी भी कंट्री से आपको अपने फेवर में करना है, तो आप साम दाम दंड भेद अप्लाई कर सकते हो. और कौटिल्य ने इसके अलावा 3 टाइप की विक्ट्रीज की बात की. कौटिल्य का कहना था कि जीत भी 3 प्रकार की होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विक्ट्रीज. कौन कौन से विक्ट्रीज रहेंगी 3 टाइप की? सबसे पहले विक्ट्री होती है धर्म विजय. धर्म विजय का क्या मतलब होता है? मतलब आप जीतते हो सही तरीके से. अगर आप एक वॉर को जीतते हो राइटफुल मीन से, यानी सही तरीके से जीतते हो, तो वो होती है धर्म विजय. फिर दूसरी विजय होती है लोभा विजय. लोभा विजय क्या होती है कि आप अपने एनिमी को लोभ देते हो. मतलब उसको लालच देते हो और लालच के थ्रू आप उसको हरा देते हो. ठीक है, जैसे आपकी एनिमी है, कोई भी एनिमी आपका दुश्मन है, तो एनिमी की जो आर्मी होती है उसको अगर आप बोलो कि इकोनॉमिकली उसी को खरीद लो. ठीक है, उनको इकोनॉमिकली ज़्यादा पैसा दो. जैसे इसमें क्या होता है कि हम मूवीज भी देखते हैं तो जो हीरो होता है वो यूजुअली क्या करता है, जो भी विलेन होता है उसी के गुंडे खरीद लेता है उससे ज्यादा पैसों में. तो वो उसी के लिए काम करता है. तो ये टाइप की जो विजय होती है लोभ विजय. और दूसरी होती है असुर विजय. असुर विजय, हाँ. जैसे लोभा विजय का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी में हराया गया था उनको, उन्हीं के खुद के जो कमांडर थे उन्होंने ही उनको
उनको ये ब्रिटिशर्स ने ये दिया था कि अगर हम आपको बना देंगे राजा, अगर आप इनको मारने में हमारी हेल्प करें। तो वो लोभा विजय थी, ठीक है। हाँ, मीर जाफर, एग्जैक्टली। तो असुर विजय आती है लास्ट। असुर विजय होती है जब अनफेयर मीन्स से आप जीतते हो। जैसे जो विलेन्स होते हैं यूजुअली वो कोई भी मेथड लगा करके फेयरली फाइट नहीं करेंगे, अनफेयर मीन्स से जीतने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं असुर विजय। 3 टाइप की विजय होती है, 3 टाइप की विक्ट्रीज होती है, ये कहना था कौटिल्य का। अब आता है आखिरी हमारा सप्तांग सिद्धांत, 7 एलिमेंट्स। सप्तांग, सप्त का मतलब होता है 7, 7। सिद्धांत, इन्होंने सप्तांग थ्योरी भी बोल देते हो इसको, या तो सप्त प्रकृति ऐसे भी बोला जा सकता है। इसमें ये बताते हैं कि स्टेट के 7 लिम्ब्स होते हैं, 7 लिम्ब्स होते हैं, ठीक है। स्टेट की 7 इंपॉर्टेंट लिम्ब्स होती हैं, 7 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसी में ये बताते हैं कि ये टेलिंग अस कि स्टेट जो होता है ऑर्गेनिक होता है, मतलब नेचुरली स्टेट के 7 लिम्स होते हैं, मतलब मैकेनिस्टिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैन ने बनाया है, ऑर्गेनिक है कि ये स्टेट का पार्ट होंगे ही होंगे। 7 में कौन से 7 कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है सेंटर में किंग, और किंग को पटेले क्या बोलते थे? विजिगिशु, विजिगिशु होंगे सेंटर में। तो इनका कहना है, इन्होंने सिस्टमैटिक व्यू दिया है स्टेट का। इसमें यही क्वेश्चन आया था इस बारी 2019 में कौटिल्य के ऊपर, कि स्टेट के 7 एलिमेंट्स होते हैं। स्टेट इज अ सिस्टम व्हिच हैज 7 एलिमेंट्स, ठीक है। पहला एलिमेंट है किंग। किंग नाभि होता है, नाभि मतलब किंग सेंटर में होगा, तो किंग नाभि है। जैसे हमारी बॉडी में जो नाभि होती है वो सेंटर में होती है, वैसे ही किंग भी स्टेट में सेंटर पे होता है। तो किंग को रिप्लेस करना डिफिकल्ट है, क्योंकि किंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लो एक राजा स्ट्रांग होता है और बाकी सभी जो एलिमेंट्स हैं स्टेट के वो अगर स्ट्रांग नहीं है, तो एक स्ट्रांग राजा, एक स्मार्ट राजा बाकी जो वीक एलिमेंट्स होंगे उनको स्ट्रांग बना सकता है। लेकिन अगर बाकी सब एलिमेंट स्ट्रांग है और राजा ही वीक है, तो फिर इससे पूरा स्टेट ही वीकनेस उसमें आ जाएगी। जैसे कि औरंगजेब एक बहुत ही बढ़िया राजा था, स्ट्रांग राजा था, स्मार्ट किंग था, इसी के चलते उसके जो बाकी सभी एलिमेंट्स थे वो काफी स्ट्रांग बन गए थे, जिसके चलते औरंगजेब ने बहुत एक्सपेंशन किया मुगल एम्पायर में। सबसे मैक्सिमम एक्सपेंशन उन्हीं का हुआ था। औरंगजेब के मरने के बाद में सभी जो राजा थे वो सभी वीक थे। तो क्योंकि वो लोग वीक थे, इसके चलते हम देखेंगे कि पूरा राज्य ही वीक हो गया, और इस ऐसे सत्ता किसके हाथ में गई? ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई। तो इसीलिए ये बोला गया है, कौटिल्य ने ये बोला है कि किंग सबसे सेंट्रल होता है। तो कौटिल्य ये बोलते हैं कि किंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें किंग ही डिसाइड करे। बाकी सभी एलिमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। अगर आगे वाला पहिया अगर राजा है, बाकी के 3 पहिए भी स्ट्रांग होने चाहिए। एक पहिया पूरी गाड़ी को, पूरी जो बैलगाड़ी होती है या कोई भी गाड़ी होती है, ठीक है, उसको नहीं चला सकता। इसका मतलब किंग अकेला स्टेट को नहीं चला सकता, किंग को भी बाकी सब लोगों की जरूरत होती है, दूसरों की हेल्प की जरूरत होती है। इसीलिए कौटिल्य ने यही बोला कि किंग स्ट्रांग होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन किंग को एरोगेंट नहीं होना चाहिए। किंग को ये भी मानना पड़ेगा कि बाकी सभी भी इंपॉर्टेंट है। अगर बाकी सभी की इंपॉर्टेंस नहीं मानेगा, किंग एरोगेंट हो जाएगा, तो किंग फिर अपने राज्य को सुरक्षित नहीं रख सकता। क्योंकि स्टेट में इंटरडिपेंडेंसी बहुत होती है, मतलब आपको दूसरे पे भी डिपेंड करना पड़ सकता है। तो ये राजा को इसीलिए बताते हैं कि किंगशिप जो होती है, जो आपका राज धर्म होता है, एक ड्यूटी होती है, ये आपका एक धर्म होता है, ठीक है। आपकी जो खुशी है वो आपके जो सिटीजन है उनकी खुशी में होनी चाहिए, राजा की खुशी। इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग्स, ये बोला गया, कौटिल्य ने बोला राजा के बारे में। तो ये सारे 7 के 7 एलिमेंट्स आपको लेटर जो भी क्वेश्चन आपको 2019 में आया, पूरा ये आपको डिस्कस करना था उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो राजा के बारे में बात की, अब नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट इज अमात्यास। अमात्यास बोलते हैं। अमात्यास कौन होते हैं?
अमात्यास होते हैं सीनियर मिनिस्टर्स। राजा अकेला तो चला नहीं सकता, तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं अमात्यास। और अमात्यास मोस्टली कौटिल्य के टाइम पर ब्राह्मण्स हुआ करते थे, अम्बेसडर के जैसे थे, ठीक है। ये किंग को रिप्रेजेंट करते थे, रिप्रेजेंटेटिव थे उसके। एंड किंग के बारे में कौटिल्य ने ये बोला कि एक राजा को अपने जो अमात्यास हैं उनको बहुत ही केयरफुली चुनना चाहिए, एकदम ध्यान से ट्रस्ट करो आप उस पर, तभी आप उसको अमात्या बनाओ। उनको नॉलेज होनी चाहिए शास्त्रों में, हैंडसम होने चाहिए वो लोग, ठीक है। एटलीस्ट एक राजा के पास में 3 अमात्यास होने चाहिए, सीनियर मिनिस्टर्स के फॉर्म में 3 अमात्यास होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 3 में से 2 भी कंस्पायर करते हैं, 3 में से अगर 2 भी किंग के खिलाफ कोई साजिश रचते हैं, कंस्पायर करते हैं, तो एक तो किंग के साथ में हमेशा रहेगा, ठीक है। और साथ में इन्होंने बोला कि जो आपके अमात्यास होते हैं ना, सीनियर मिनिस्टर्स, उन पे विजिलेंस लगा के रखो, 24 घंटे अपने स्पाई छोड़ के रखो। क्योंकि ये जो अमात्यास होते हैं ना, जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं, इनके हाथ में पावर तो होती है काफ़ी, तो ये किंग की पावर को चैलेंज कर सकते हैं फ्यूचर में। इसीलिए बार बार राजा को इनकी इंटेग्रिटी चेक करते रहनी चाहिए। जैसे बहुत सारे सजेशंस दिए थे, अब हम ज़्यादा सजेशंस में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जैसे एक सजेशन दिया था कि राजा को अपने गुप्तचर को भेजना चाहिए एक अमात्या के पास में, ये चेक करने के लिए कि वो राजा के साथ है कि नहीं। एक ऐसा स्पाई जो जाकर के राजा को ये सॉरी अमात्या को ये बोले कि क्वीन ने उसे भेजा है और कि रानी आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है। एंड वो आपका इंतज़ार कर रही है अपने पैलेस में, ठीक है, अपने महल में। और अगर अगर आपका प्लान है राजा को मारने का, तो रानी आपकी हेल्प करेगी, बिकॉज वो चाहती है कि आप राजा बने। इस टाइप का मैसेज अगर स्पाई अमात्या के पास में पहुंचाए, मतलब ऐसे सजेशन जिसमें पाए गए, ठीक है, कि ऐसा कुछ अगर अप्लाई करो तो इससे आपको पता चल सकता है कि कौन आपके खिलाफ है। तो अमात्यास बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम इनको कंट्रोल में रखने के लिए एक हनी ट्रैप का आप क्रिएट कर सकते हो इनके लिए, ठीक है। आए समझ अमात्यास के बारे में? तो 2 एलिमेंट्स हो चुके हैं हमारे, अमात्यास एंड किंग। अब आता है तीसरा एलिमेंट, 7 एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट आता है दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट। फोर्ट फोर्ट बनाना चाहिए। जैसे मौर्यन एम्पायर में बहुत सारे किले बनाए गए थे, फोर्ट का मतलब होता है किला, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के किले बनाए गए थे। और कौटिल्य यही बोलते थे कि पहाड़ों पे किले बनाओ, पानी के ऊपर होना चाहिए, रेत में भी, डेजर्ट्स में होना चाहिए, क्योंकि किलों का ये मतलब होता है कि आपके पास में कैपेसिटी है। देखो, एक तो किले, ये जो फोर्ट होते हैं ना, ये काम आते हैं डिफेंस के। जब भी लड़ाई होती है तो आप फोर्ट में रह करके आप जब सामने वाले को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो। जैसे अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, तो वो फोर्ट में थे अपने, फोर्ट से उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था, ठीक है। अ, मतलब फोर्ट से आप ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो। फोर्ट डिफेंसिव के लिए बहुत काम आता है, ऑफेंसिव के लिए भी काम आता है इनफैक्ट। और तो इसीलिए एक राजा को अपने किले बनाने चाहिए, ठीक है। फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हर एक राजा को बनाते रहना चाहिए किले। और इससे ये भी पता चलता है कि आपके पास में आप बहुत स्ट्रांग हो, इसीलिए आपके पास आपकी आपकी जो स्टेट है, आपका जो राज्य है, उसमें पैसा बहुत है, ठीक है। और आप स्ट्रांग हो, वीकनेस नहीं है। क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो मतलब कहीं ना कहीं जो लोग होंगे वो खुश नहीं होंगे, लोग खुश नहीं होंगे, तो वहाँ पर अगर आप अटैक करोगे तो लोग यूनाइटेड नहीं होंगे, आपस में यूनिटी नहीं दिखाएंगे, तो डिफेंस नहीं कर पाएंगे। ये दिक्कत है। तो दुर्ग के बारे में बोला गया। इसके अलावा फिर आया हमारा फोर्थ एलिमेंट, विच इज जनपद। जनपद जनपद आया फिर उसके बाद में। अब जनपद में क्या है? जनपद होता है जहाँ पर जो कॉमन लोग होते हैं, जन मतलब कॉमन पीपल, पद मतलब जहाँ पर वो रहते हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पर कॉमन जो ऑर्डिनरी मैन होते हैं रहते हैं, अपने बिजनेस सारी एक्टिविटीज कवर करते हैं, वहाँ पर आपको एक राजा को कोशिश करनी चाहिए कि आपके लोग हैप्पी हैं। और इसीलिए आप कौटिल्य ये बोलते हैं कि यहाँ पर भी अपने गुप्तचर छोड़ के रखो, पब्लिक मूड को जानने के लिए कि लोग राजा के फेवर में है कि नहीं। तो अपने
गुप्तचर छोड़ के रखो। इनफैक्ट कौटिल्य ने गुप्तचरों के बारे में बहुत ही डिटेल अकाउंट में लिखा है कि एटलीस्ट 10 टाइप के स्पाइस होने चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए जो यूज किए जा सकते हैं। जैसे कप्टिका, कप्टिका वो स्पाइस होते स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो काम करेंगे कौटिल्य के लिए, राजा के लिए। ऐसे भिक्षुक्स होते हैं, जो भिक्षुक्स मतलब जो इधर उधर ट्रैवल करते हैं और मतलब खाना वाना मांगते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी अपना थोड़ा नजर रखें कि राज्य में क्या हो रहा है। वेमेन, वेमेन पे वैसे भी इतना ज़्यादा कोई सोच नहीं पाता है कि वेमेन स्पाइस होती हैं, ठीक है। गुप्तचर वेमेन को रखो, क्योंकि वेमेन को लेकर के ज़्यादा सोचा नहीं जा सकता इस बारे में कि ये भी मतलब गुप्तचर निकल सकती हैं। ऐसे ही जो ऑर्फन्स होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनको आप गुप्तचर बना सकते हो। जो आपके डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं, गृहपालिका बोलते हैं उसको, जो आपके वहाँ पे काम करते हैं, उनको भी गुप्तचर वो नज़र रखेंगे कि कौन क्या षड्यंत्र रच रहा है या क्या हो रहा है। तो पूरी उसकी नॉलेज रहती है कि कौन कहाँ गया है, क्या करने गया है, मतलब टाइप्स। तो स्पाइस के बारे में भी काफ़ी अच्छे से बताया है इन्होंने। तो ये तो है जनपद के बारे में, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स के जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना आप याद रखो, ठीक है। बाकी डिटेल में आगे देखेंगे, फिलहाल अभी इतना याद रखो बस। फिर अगला एलिमेंट आता है बल। बल पे भी ध्यान देना चाहिए। बल मतलब मिलिट्री पे ध्यान दो, अपनी आर्मी को एक्सपैंड करते रहो, मिलिट्री पे ध्यान दो। तो इनका कहना था कि आर्मी में सारे क्षत्रियाज होने चाहिए, क्योंकि क्षत्रिया स्ट्रांग होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सब ना हो। वैसे तो ये हेरिडिटरी बेसिस पे रिक्रूटमेंट करते थे कि आप मतलब राजा हो और राजा के ही जो क्षत्रियाज होते हैं वही आर्मी का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता हो जाए, मान लो कि कोई बहुत ही बड़ा अटैक होने वाला है, तो उस सिचुएशन में बाकी जो वर्णास होते हैं, चाहे शूद्रा हो गए, वैश्यास हो गए, उनसे भी हेल्प ली जा सकती है, तो उनको भी आर्मी में डाला जा सकता है। इनफैक्ट कौटिल्य ने राजा के बारे में भी बहुत पर्टिकुलरली ये बोला था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राजा क्षत्रिय ही हो, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, किसी भी वर्ण का हो सकता है। लेकिन प्रेफर यही किया गया कि क्षत्रिय हो, लेकिन दूसरे वर्णों का भी हो सकता है एक राजा, मतलब दूसरे कैटेगरी से भी बिलोंग कर सकता है, ठीक है, ऐसा बोला गया। इसके बाद आता है हमारा सेकंड लास्ट एलिमेंट, विच इज कोश। एक और एलिमेंट होता है स्टेट का, कोश। कोश यानी ट्रेजरी, जहाँ पर सारा पैसा रखा होता है। तो इसमें ये बोलते हैं कौटिल्य कि रूटीन बेसिस पे, डेली बेसिस पे इमरजेंसी के लिए इतना कोष में पैसा होना चाहिए कि कोई वॉर हो या कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाए तो राजा अपना यूज कर सके उस कोष में से, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ना आए कोष में। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, जिसके चलते हमको दूसरी कंट्री के जैसे हमें यूएसए ने बोला वैसे हमें करना पड़ा। तो इसमें इन्होंने यही बोला है कि एक कंट्री का, एक स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है अपनी ट्रेजरी मेंटेन करके रखना, ठीक है, कि आप दूसरे पे डिपेंड ना होना पड़े। और फिर आखिरी आता है मित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलाइज, अपने मित्र। देखो वैसे तो इनका कहना है कि जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो सिर्फ सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं। मित्र बना के रखो, लेकिन कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कौन आपका रियल फ्रेंड है और कौन सिर्फ फ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप मित्र बना के रखते हो तो इससे राजा की स्ट्रेंथ में बढ़ावा होता है, मतलब दिखाता है, ये सिंबलाइज करता है कि राजा के इतने दोस्त हैं और इतने फ्रेंड हैं, अगर हमने अटैक किया तो वो सभी इसको हेल्प करेंगे राजा को, तो हमें हरा देंगे, ठीक है। तो हर कोई यही चाहता है कि एक स्ट्रांग जो स्टेट है, स्ट्रांग राजा है, उसका फ्रेंड बन के रहे। तो अगर मान लो अगर आप एक कंट्री अगर अपने फ्रेंड्स भी लूज करना स्टार्ट कर देती है, तो ये काफी सीरियस कंसर्न है। जैसे कि मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका एक टाइम पे इंडिया के बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन चाइना के साथ में इनका ज़्यादा हो गया था। अब दोबारा से खैर इंडिया के साथ में हो गया है, लेकिन नेपाल का तो चाइना के साथ में दोबारा से बहुत क्लोज चल रहा है, चाइना के नेपाल, ठीक है। तो उस हिसाब से बोला गया है कि मित्र बना करके रखो। और दूसरा यही है कि अगर राजा का राज तिलक होता है, तो जो भी विजिगीषु आता है, अब उसको अभियान चालू करना है, एक्सपीडिशन स्टार्ट करनी होगी राज तिलक के बाद। तो उस एक्सपीडिशन स्टार्ट करने से पहले
ऐसे ही अपना घोड़ा, ये जो अश्वमेधा यज्ञ होता है, इसको करने से पहले सबसे पहले अपनी सारी स्ट्रेंथ, अपने एनिमीज की अपनी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लो। और वो कैसे कैलकुलेट करोगे? इन 7 एलिमेंट्स के बेसिस पे। ये जो एलिमेंट्स हमने अभी पढ़े हैं स्टेट के, क्योंकि यही पावर को डिटरमिन करते हैं कि एक राजा की कितने चीज़ें हैं, कितना क्या एलिमेंट्स हैं, उस हिसाब से आप कैलकुलेटेड रिस्क लो एक्सपीडिशन स्टार्ट करने से पहले। तो पहले आपको असेसमेंट करनी चाहिए, पहले सोचना चाहिए कि हम अगर ये सब करते हैं तो हमको कितना फ़ायदा नुकसान हो सकता है। तो मैंने आपको 12 बताए थे यहाँ पर, 12 है ना। विजिगीषु, अरि, मित्र, अरिमित्रा, मित्रा मित्रा, ये सभी एलिमेंट्स 12 एलिमेंट्स बताए थे, और उसमें 7 मैंने अभी लिम्स ऑफ द स्टेट बताए। तो हर एक स्टेट के अपने 7 एलिमेंट्स होंगे, तो यानी टोटल मिलके आता है 84 एलिमेंट्स। तो इन 84 एलिमेंट्स में से पहले चेक करो, पूरा कैलकुलेट करके रखो, हर किसी का एक एक एलिमेंट चेक करो कि इसका आर्मी कैसी है, इसका फोर्ट कैसे हैं, इसमें राजा वीक है कि स्ट्रांग है। सारे एलिमेंट्स पे पूरा कैलकुलेट करके ही रिस्क लेना है आपको, एक्सपेडिशन तब स्टार्ट करो। आए समझ सभी को कि ये इसको हमारे फेवर में लिया जा सकता है कि नहीं, उदासीन को, ये जो न्यूट्रल स्टेट है या बफर स्टेट है, इसको अपने फेवर में ले सकते हैं कि नहीं। तो कुल मिला करके इसमें 84 एलिमेंट्स निकलते हैं, उसमें से अगर आधे से ज़्यादा एलिमेंट्स आपके फेवर में हो तो एक्सपेडिशन स्टार्ट कर दो। तो कोई भी डिसीजन लेना है इसके बेसिस पे लेना है। तो ये इसमें बताया गया है इनकी जो हमने सप्तांग थ्योरी देखी इसमें। इसके अलावा देखो, कौटिल्य ने इस बारे में भी काफ़ी बात की कि जो एक राजा होता है उसको इन 7 एलिमेंट्स पे काम करना होता है, ठीक है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो कौटिल्य इसीलिए बोलते हैं कि गुप्तचरों का यूज़ करो, ये चेक करने के लिए कि कोई आपके। कौटिल्य इसीलिए एक और चीज़ बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो है करप्शन की, कि करप्शन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, क्योंकि ऐसे करप्शन इज लाइक हनी ऑन द टंग। हनी ऑन द टंग मतलब आपने जीभ पे, आपने शहद रखा हुआ है, अब आपकी जीभ पे बिल्कुल टिप पे पड़ा हुआ है शहद, ठीक है, आपको पता है आपके पास नहीं ये रिसोर्सेज हैं, आप रह ही नहीं सकते उसको टेस्ट किए बिना, है ना। अगर आपकी जीभ पे कोई चीज़ रखी है, जैसे मान लो रस मलाई होगी या हनी हो गया, अब ये चीज़ें सभी को पसंद होती हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई किसी के पास में इतने रिसोर्सेज हों और उसमें से वो करप्शन ना करे, क्योंकि जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं वो इतने सारे रिसोर्सेज को हैंडल करते हैं कि कभी कभी उनको रियलाइज भी नहीं होता है कि उन्होंने ऐसा कोई एक्ट कर दिया जो करप्शन में आता है। इट इज मोर लाइक, जैसे कौटिल्य बोलते हैं, ये बिल्कुल वैसा है जैसे मछली है ना, पानी में होती है, मछली पानी में तैरती है तो उसको ये रियलाइज ही नहीं होता कि कब उसने खुद पानी पी लिया, क्योंकि वो पानी में ही रहती है। तो करप्शन के साथ में भी ऐसा है, करप्शन को रोका नहीं जा सकता, इट इज इनएविटेबल। लेकिन करप्शन सही भी नहीं है आपके स्टेट की। करप्शन क्योंकि एक स्टेट को वीक बनाती है, वीकनेस होती है। जैसे अगर इंडिया में करप्शन को लेकर के लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो लोग आपस में यूनाइटेड नहीं होंगे, इंस्टेबिलिटी रहेगी, बाहर की कंट्री कोई भी अटैक कर सकती है हम पे, ऐसी इंटरनली भी यही हो सकता है। तो करप्शन एक स्टैट एक कैपेसिटी जो होती है स्टेट की, उसको काफ़ी वीक करती है। तो इसीलिए इससे लोगों का जो मोराल होता है ना वो डाउन हो जाता है, और अगर लोगों का मोराल डाउन होगा, यूनिटी नहीं होगी लोगों में, तो आसानी से आपका जो दुश्मन है आप पे जीत जाएगा। इसीलिए करप्शन को अच्छे से हैंडल करो। बट लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौटिल्य बोलते हैं कि करप्शन की ये होती है कि डिटेक्ट कैसे करें करप्शन को। इनफैक्ट कौटिल्य ये बोलते हैं कि आप उड़ती हुई चिड़िया के मूवमेंट देख सकते हो, ठीक है, लेकिन उड़ती हुई चिड़िया के पंख और मतलब वो सब देख सकते हो आप एक बात को, लेकिन आप जो ऑफिशियल्स हैं जो करप्शन कर रहे हैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि करप्शन को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अंडरस्टूड? आया समझ? इट इज टफ। हाँ जी, अभी ठीक है, अभी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि करप्शन के बारे में बोला है इन्होंने, ठीक है,
कौटिल्य ने ये बोलते हैं करप्शन के बारे में कि करप्शन शहद की तरह होता है। जीभ पे जैसे शहद रख देते हो ना, आप उसको टेस्ट किए बिना रह ही नहीं सकते। जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, इतने रिसोर्सेज होते हैं उनके पास में कि कभी कभी ना चाहते हुए भी कब वो करप्शन का एक्ट कर देते हैं पता भी नहीं चलता। तो इनफैक्ट करप्शन के बारे में कौटिल्य ऐसे बोलते हैं कि एक बार को आप उड़ती हुई चिड़िया के, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लोगे, लेकिन आप करप्शन कब हुई ये डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि किस ऑफिशियल ने कब कहाँ कैसे करप्शन की। तो कौटिल्य इसीलिए बताते हैं कि बहुत अलग अलग तरीकों से 40 तरीके बताते हैं। ये 40 तरीके हैं करप्शन करने के, जो करप्शन करते हैं। जैसे कि जैसे मान लो कुछ ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो मान लो गेहूं और अनाज वगैरह बांट रहे थे, तो वो वेट्स और मेजर्स में चेंजेस ला सकते हैं। मतलब जो आप वेट यूज करते हैं, मतलब 2 किलो का आपको अनाज देना है सामने वाले को, तो 2 किलो की बजाय उसमें नीचे से आपने और कुछ और लगा दिया, ठीक है, और उस हिसाब से आप थोड़ा ज़्यादा अनाज, मतलब कम अनाज दे दो मान लो, ठीक है, उस हिसाब से मतलब उसमें जैसे करप्शन आपने देखा ही होगा कि ये जो नापने वाले वेट्स एंड मेजर्स होते हैं, इसी में गड़बड़ कर देते हैं ऑफिशियल्स। ऐसे ही कुछ ऑफिशियल्स ये भी कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ बेचनी है मान लो, ठीक है, गवर्नमेंट की चीज़ थी, कोई सेल कर रहे थे, तो उसको हायर प्राइस पे बेच दिया, लेकिन अकाउंट बुक्स में लोअर प्राइस पे डाल दिया। आजकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं यही तो करती हैं, है ना, हायर प्राइस पे दिया लेकिन अकाउंट बुक्स में कुछ और चीज़ डाल देंगे। ऐसे ही ऑफिशियल्स जो ट्रेजरी में मान लो मनी निकाल रहे थे, ठीक है, तो वो पैसा निकाल सकते हैं कोष से, राजकोष से, और उसका लेटर ऑन अकाउंट बुक में डाल देंगे किसी और खर्चे के हिसाब से कि ये तो तब उसमें इतना खर्च हो गया था। जैसे आज के टाइम पे कुछ पैसा अलॉट किया जाता है सड़क बनाने के लिए, तो जितना पैसा अलॉट किया जाता है उसके आधे से भी 1/4 पैसा में सड़क बना करके घटिया मटेरियल के साथ में बना देते हैं, जो कि 1 साल में दोबारा से उसमें खड्डे हो जाते हैं, ठीक है, और वो पैसा वो लोग खा जाते हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑफिशियल हो वो पब्लिक फंड से पैसा लेकर के अपने लिए यूज कर लें और उसके बारे में लिखे भी ना कि हमने अपने लिए यूज किया। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं करप्शन के, उसमें से कुछ तरीके हैं जो कौटिल्य बता रहे हैं। हमारे लिए वो सारे तरीके इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन कौटिल्य ने ये ज़रूर बताया है कि आप करप्शन को डिटेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि करप्शन को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। ब्यूरोक्रेसी का राइट साइज रखो तो किया जा सकता है। जो भी लूप होल्स होते हैं उनको, जैसे मान लो कोई ऑफिशियल है, बार बार ऑफिशियल्स का ट्रांसफर करते रहो, जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनका बार बार ट्रांसफर करते रहोगे, जब तक उनको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर ये लूप होल है, तब तक उसको दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर दो, तो वो करप्शन कर ही नहीं पाएगा। ऐसे लोग जो ये बताते हैं कि इस इंसान ने करप्शन की थी, ऐसे लोगों को, ऐसे सूचक जो होते हैं, सूचक बोलते हैं, विसल ब्लोअर्स बोलते हैं उनको, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो और उनको इनाम दो ये बताने का कि इसने ये किया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑफिसर को ही पनिशमेंट दो, जो जो आपको रिश्वत दे रहा है, दायक जो होता है, जो रिश्वत देता है उसको भी पनिश करो, जो लेता है उसको भी पनिश करो, जो पैसा रखता है अपने पास लेन देन करवाने के लिए उसको भी पनिश करो, और ऐसे ऑफिसर्स को आप पब्लिक के सामने पूरा ह्यूमिलिएट करो। और जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको रिवॉर्ड करो, ठीक है, उनको कॉम्पनसेट करो। जिन लोगों की वजह से, करप्शन की वजह से जिन लोगों का नुकसान हुआ, उन लोगों को कॉम्पनसेट कर सकते हैं। मॉनिटरी करप्शन और दूसरे टाइप के, सभी टाइप के करप्शन की बात कर रहे हैं। मैग्नेट लगा देते हैं, यस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट करप्शन। तो ये इसी के साथ में हमारा कौटिल्य खत्म होता है। कौटिल्य के बारे में तो याद ही रखेंगे कि किस तरीके से कौटिल्य और मैक्स वेबर क्या बोलते हैं। अब हमारा जो हिंदू ट्रेडिशन है वो खत्म हो चुका है, तो कल हम बुद्धिस्ट शुरुआत करेंगे, ठीक है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से। एंड मैं कोशिश करूंगी कुछ और लेसन्स मैं इसमें ऐड अप कर पाऊँ, अगर होता है तो कल बात करूंगी। बाकी कल की जो क्लास रहेगी मैं 2 बजे की रखूंगी आपकी, ठीक है, 2 से 3:30 तक की क्लास रहेगी, बिकॉज मैक्सिमम लोग 2 से 3:30 ही बोल रहे हैं, 2 से 3:30 कर लेंगे।
ठीक है, लड़ाई मत किया करो इस बारे में, ठीक है। 2 से 3.5 रखो एंड अच्छे से, इनफैक्ट एक दूसरे को हेल्प करनी है आप लोगों ने कि आप जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। अब से मैं हमेशा कोशिश यही करूँगी कि 2 बजे से 3:30 बजे तक करें, ठीक है। क्लियर, 2 से 3:30 हो जाएगी। बाकी आप लोगों की जो करंट अफेयर्स की होगी, करंट अफेयर्स की फिर बाद में होगी। 4 से 5:30 रख दूंगी मैं करंट अफेयर्स की, ठीक है। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और जल्दी शुरू हो जाएगी करंट अफेयर्स की भी। ओके मिली, आई विल चेक दैट, भेज दीजिए आप।